एपिसोड 531 टू 540। अध्याय 531। कोमल भावनाओं में लिपटा हुआ। बाथटब के अंदर चुंबन की आवाज गूंज उठी। विलियम ने राजकुमारी सिडोनी के चुंबनों में तीव्र उत्तेजना महसूस की और जान गया कि वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तभी उसने उसके कोमल और मोहक शरीर को गले लगा लिया, क्योंकि उसके भीतर वासना की शक्ति उमड़ रही थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। विल, कृपया, राजकुमारी सिडोनी ने विनती करते हुए अपना नग्न शरीर उसके ऊपर सटा दिया। हालांकि बाथटब ठंडे पानी से भरा हुआ था, फिर भी उसके शरीर के अंदर की गर्मी बिना किसी रुकावट के बढ़ती जा रही थी। मैं समझ गया, विलियम ने उसके माथे पर चुंबन करते हुए जवाब दिया। इसके बाद हाफ एल्फ ने राजकुमारी के शरीर को सहलाना शुरू कर दिया ताकि वह उस दबी हुई वासना को बाहर निकाल सके जो सिल्वरविंड शहर में मिराज कैवन को जीतने के लिए जाने के बाद से उसके अंदर संचित हो गई थी। उस खूबसूरत महिला ने अपना शरीर अपने प्रियतम को सौंप दिया और उसे जो चाहे करने की अनुमति दे दी। ठीक वैसे ही जैसे पीठ के पीछे कोई खुजली हो जिसे वह खुजा न सके, राजकुमारी सिडोनी को विलियम की अनुपस्थिति में बेचैनी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। राजकुमारी सिडोनी की इस हालत को देखकर उस अर्ध एल्फ का दिल दुख से भर गया, इसलिए उसने अपनी कुशलता का इस्तेमाल करते हुए उन जगहों पर चुंबन, चूसना, चाटना और काटना शुरू कर दिया जहां राजकुमारी खुद नहीं पहुंच पा रही थी। थोड़ी ही देर में राजकुमारी सिडोनी का शरीर सिहर उठा और उसके प्रियतम ने उसे चरम सुख तक पहुंचा दिया। लेकिन एक बार काफी नहीं था। कामवासना की शक्ति को शांत करना इतना आसान नहीं था और वे दोनों ये बात जानते थे। डार्लिंग, चलो इसे बेडरूम में ले चलते हैं, मोर्गाना ने विलियम के कान में फुसफुसाया। अब मेरी बारी है। ठीक है, विलियम ने जवाब दिया और उसे चूम लिया। वे इस समय अटलांटिस के तहखाने में स्थित विला के अंदर थे। बाहरी दुनिया में एक दिन तहखाने के अंदर 3 दिन के बराबर था। विलियम ने सोचा कि अपनी प्रेमिका की स्थिति को पूरी तरह से स्थिर करने के लिए उसके शरीर से निकलने वाली सारी दिव्य शक्ति को अवशोषित करना सबसे अच्छा होगा। जादू से खुद को सुखाने के बाद विलियम बिस्तर पर बैठ गया, जबकि मोर्गाना उसके सामने फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। राजकुमारी सिडोनी की पत्नी ने अपना सिर झुकाया और विलियम को प्यार से चूमा। अगर दूसरे लोग उसे अभी देखते तो वे आश्चर्यचकित रह जाते, क्योंकि अकादमी में सभी पुरुषों और महिलाओं द्वारा पसंद की जाने वाली वह खूबसूरत महिला इस समय अपने मोहक होठों से एक अर्धएल्फ की सेवा कर रही थी। हालांकि दोनों लड़कियां अभी अनुभवहीन थीं, लेकिन इससे उन्हें विलियम को अच्छा महसूस कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने से नहीं रोका। कुछ ही देर में लाल बालों वाले उस किशोर ने एक हल्की सी आह भरी और फिर अपना वीर्य उसके मुंह के अंदर ही छोड़ दिया। मोर्गाना ने अपनी सारी गतिविधियां रोक दी और विलियम के अनमोल वीर्य को ग्रहण करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह इसकी एक बूंद भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह उस व्यक्ति का था जिससे वह और राजकुमारी सिडोनी प्यार करती थी। 2 मिनट बाद दोनों प्रेमी बिस्तर पर थे और एक दूसरे की गर्माहट का आनंद ले रहे थे। विलियम की छाती पर जड़ा रत्न लगातार कामुकता की शक्ति को सोख रहा था, जिससे राजकुमारी को समय बीतने के साथ साथ हो रही बेचैनी कम हो रही थी। हालांकि वे अभी भी अंतिम सीमा को पार नहीं कर पाए थे, लेकिन इससे उन्हें शब्दों और कार्यों के माध्यम से एक दूसरे के प्यार का भरपूर आनंद लेने से नहीं रोका। कुछ घंटों बाद राजकुमारी सिडोनी विलियम की बाहों में शांति से सो रही थी। उनका सुडौल और लगभग परिपूर्ण शरीर, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को दीवाना बना देता था, उनके प्रिय पुरुष के ऊपर टिका हुआ था और विलियम ने उन्हें मजबूती से थामे रखा था, मानो उन्हें छोड़ना ही न चाहता हो। विलियम ने अपनी प्रेमिका के सोते हुए चेहरे को देखा। उसे एहसास हुआ कि उससे लंबे समय तक अलग रहना उसे और उसके आसपास के लोगों को गंभीर खतरे में डाल देगा, अगर उसकी शक्ति अचानक गलत जगह और गलत समय पर भड़क उठी। सिस्टम, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम दूर भी हों तो भी सिडोनी 1020 डोमेन जा सके? ये संभव है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मैं चाहता हूं कि तुम इसे साकार करो। बिल्कुल। हालांकि इसके लिए मेजबान को 50,000 गॉड पॉइंट्स का भुगतान करना होगा। हमें कॉलर ऑफ विस्टेरिया में कुछ बदलाव करने होंगे और एक वेब पॉइंट जोड़ना होगा जिससे ये 1020 डोमेन से जुड़ सके, चाहे आप दोनों कितनी भी दूर हों। विलियम ने सिर हिलाया। करो, समझा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विस्टेरिया के कॉलर के अंदर एक मिनी टेलीपोर्टेशन गेट लगाने के लिए 50,000 गॉड पॉइंट्स घटाए जा रहे हैं। योजक चिन्ह। शेष अंक 4450 642। योजक चिन्ह। राजकुमारी सिडोनी के गले का पट्टा चमक रहा था, लेकिन इसे पहनने वाली को फिलहाल इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। आधे मिनट बाद चमक गायब हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया।
विलियम ने राहत की सांस ली क्योंकि इस अतिरिक्त सुविधा के साथ यदि उसकी प्रेमिका की दिव्यता अचानक नियंत्रण से बाहर होने लगे तो वह उसकी मदद लेने के लिए उसके 1000 जानवरों के क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर सकेगी। आधे एल्फ ने सोई हुई राजकुमारी के माथे पर एक बार चुंबन किया और फिर सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह थका हुआ भी था क्योंकि राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना की सहनशक्ति लगभग उसकी अपनी सहनशक्ति के बराबर थी। स्पष्टतः दोनों लड़कियां प्रेम करने के लिए ही पैदा हुई थीं और विलियम उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब वह अंततः उसके साथ एक हो जाएगा। योजक चिन्ह। राजकुमारी सिडोनी के कमरे में वापस, जो लड़कियों के छात्रावास के अंदर स्थित है। शिफॉन साबुन से अपने शरीर को रगड़ते हुए गुनगुना रही थी। विलियम के साथ कालकोठरी की खोज करने के बाद से उसने ठीक से स्नान नहीं किया था और इससे उसे असहज महसूस हो रहा था। अपने शरीर को अच्छी तरह से धोने के बाद उसने राजकुमारी सिडोनी द्वारा उसके लिए खरीदे गए नए कपड़े पहने और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। उसे भी ठीक से नींद नहीं आई थी, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाकर नींद पूरी करने की कोशिश की। इयान ने उसे लेने आने का वादा किया ताकि वे साथ में रात का खाना खा सकें। छोटी बच्ची तब हैरान रह गई जब क्रीटोर साम्राज्य की राजकुमारी अचानक बिस्तर से गायब हो गई। शिफॉन विलियम से पूछना चाहती थी कि क्या हुआ था, लेकिन विलियम ने कहा कि वह बाद में समझाएगा। उस समय विलियम के चेहरे पर चिंता के भाव थे, इसलिए शिफॉन ने और पूछताछ न करने का फैसला किया और उसे जल्दी से जाते हुए देखा। इयान भी विलियम के साथ छात्रावास लौट आया था। दोनों लड़के थे, इसलिए वे लड़कियों के छात्रावास में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। काश वे कालकोठरी में जाते समय मुझे भी अपने साथ ले जाएं, शिफॉन ने राजकुमारी सिडोनी के तकिए को गले लगाते हुए सोचा। मुझे नहीं पता था कि दूसरों के साथ कालकोठरी की खोज करना इतना मजेदार होता है। वह ज्यादातर समय अकेली ही रहती थी और लोगों से दूर रहती थी। जब विलियम ने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ कालकोठरी में चलना चाहती है, तो उसने तुरंत हाँ कह दी। उस समय तो उसने सिर्फ इसलिए सहमति दी थी क्योंकि वह अकेलापन नहीं चाहती थी। शिफॉन को यह उम्मीद नहीं थी कि कालकोठरी में संघर्ष करते हुए उन दिनों में उसे ऐसी भावनाएं महसूस होंगी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। राक्षसों से लड़ना उसका पहला अनुभव नहीं था। दानव महाद्वीप में लड़ना जीवन का एक अभिन्न अंग था। हालांकि इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ ऐसे लोग थे जो उसे बराबरी का दर्जा देते थे और विलियम तो ज्यादातर समय उसका हाथ थामे रहता था। छोटी बच्ची ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और सोचने लगी कि उसके सीने के अंदर महसूस हो रही इस गर्माहट का स्रोत क्या है। उसने दिल से कामना की कि उसे फिर से इस भावना का अनुभव करने के और अधिक अवसर मिले। मैं फिर से अकेली नहीं रहना चाहती, शिफॉन ने धीरे से कहा, जैसे ही कोमल भावनाएं उसके ठंडे शरीर को घेरने लगी। वह बहुत लंबे समय से अकेली थी और किसी ऐसे व्यक्ति के स्नेह के लिए तरस रही थी जो हमेशा के लिए उसके साथ रहे। अध्याय 532, मेरा युग आ गया है। क्या आपने खबर सुनी? उन्होंने कहा कि किसी ने व्यक्तिगत रैंकिंग में अकादमी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैंने किया। 5वें वर्ष के विद्यार्थियों के अनुसार राजकुमार जेसन ने प्रथम राजकुमार द्वारा स्थापित रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महामहिम सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। मुझे यकीन है कि उनकी कक्षा की सभी लड़कियां उन्हें मोहित निगाहों से देख रही होंगी। क्या ऐसा हमेशा से नहीं होता आया है? काश वे अभी ही परिणाम घोषित कर दें। क्या उन्हें हम सबको इस तरह सस्पेंस में रखना जरूरी है? मैं देखना चाहता हूं कि इस साल किन कक्षाओं ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुमने किसी के साथ शर्त लगाई है? हाँ, मैंने कक्षा F के तीसरे वर्ष के एक छात्र के साथ शर्त लगाई थी। उस मूर्ख ने कहा था कि वे इस साल प्रथम स्थान पर रहेंगे, इसलिए मैंने शर्त मान ली। कितने भाग्यशाली हो भाई, तुम्हें आसानी से कुछ पैसे मिल गए। मुझे पता है ना? छात्र तिमाही मूल्यांकन परीक्षा के परिणामों की प्रतीक्षा में अकादमी प्लाजा में हंगामा कर रहे थे। ये वह स्थान था जहां प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में विभिन्न कक्षाओं के सभी अंक प्रदर्शित किए जाते थे। इतना ही नहीं, यहाँ प्रत्येक कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के नाम भी प्रदर्शित किए जाते थे। क्रेटोर साम्राज्य के उच्च अधिकारी और कुलीन वर्ग अक्सर इन व्यक्तियों को अपने मार्गदर्शन में प्रशिक्षण देने के लिए चुनते थे। इस तरह उन्हें एक प्रतिभाशाली अधीनस्थ मिल जाता था जो भविष्य में उनकी मदद कर सकता था। देखो, ये तो राजकुमार जेसन है। वह कितना सुंदर है। अपने बड़े भाई द्वारा कुछ साल पहले बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ने पर उसे खुद पर गर्व महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल, मुझे पता है कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं खुशी से फूला नहीं समाता। राजकुमार जेसन के चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान थी जब वह चौक के केंद्र में स्थित विशाल स्मारक के सबसे आगे पहुंचे।
भीड़ उनके सामने से हट गई और सभी ने अपने साम्राज्य के राजकुमार के प्रति सम्मान दिखाने के लिए सिर झुकाया। प्रिंस जेसन तब तक चलते रहे जब तक कि वे सबसे आगे वाली पंक्ति में नहीं पहुंच गए, जहां अधिकांश छात्र परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार ने उन सभी की अनदेखी की और स्मारक के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। वहां बड़े अक्षरों में लिखा एक नाम सूर्य के चरम पर होने पर भी चमक रहा था। मैक्सिमिलियन हाल क्रेटोर। क्रेटोर साम्राज्य के प्रथम राजकुमार का नाम चमक रहा था। सिल्वरविंड अकादमी के सभी छात्र इसी नाम को अपना लक्ष्य मानते थे। वे लंबे समय से इस नाम को पार करके अपने सम्राट से अपार सम्मान प्राप्त करना चाहते थे। राजकुमार जेसन मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि वह लंबे समय से यह साबित करना चाहता था कि वह साम्राज्य के प्रथम राजकुमार से श्रेष्ठ है। उस सुबह जागने के क्षण से ही वह मदहोश महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि यही वह दिन था जब उनका नाम स्मारक के शीर्ष पर अंकित होना था। एक ऐसा नाम जिसके बारे में उनका मानना था कि सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी वह शीर्ष पर बना रहेगा। सिल्वरविंड अकादमी में ये सबसे बड़ा सम्मान था। सभी छात्रों द्वारा उनके नाम का सम्मान करने की कल्पना मात्र से ही राजकुमार जेसन को जोर से हंसी आ गई। हालांकि राजकुमार होने के नाते उन्हें अपनी छवि बनाए रखनी थी। अचानक हलचल मच गई। भीड़ एक बार फिर 3 खूबसूरत महिलाओं को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने देने के लिए अलग हो गई। वे राजकुमार जेसन की चचेरी बहनें थीं। सम्राट लियोनिडास के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। वर्तमान में उनके तीनों बेटे सिंहासन के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। वर्तमान सम्राट वृद्ध थे और उन्होंने ये भी घोषणा कर दी थी कि वे केवल 2 वर्षों तक ही अपने पद पर बने रहेंगे और उसके बाद इसे अपने किसी पुत्र को सौंप देंगे। किसी को नहीं पता था कि सम्राट किसका पक्ष ले रहे थे, लेकिन तीनों भाइयों के बीच गुप्त रूप से संघर्ष चल रहा था। हालांकि उनके बच्चे राजनीति में दखल नहीं देते थे, लेकिन अगर युवा राजकुमार और राजकुमारियां अकादमी के भीतर अच्छा प्रदर्शन करते तो उनकी उपलब्धियां उनके माता पिता की लोकप्रियता को बहुत जरूरी बढ़ावा देती। तो आप यहाँ हैं, बड़े भाई जेसन, लंबे सुनहरे बालों और भूरी आंखों वाली खूबसूरत महिलाओं में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने बड़े भाई को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं, जिसे वह इतने सालों से मन ही मन प्यार करती रही थी। वेनेसा, काफी समय हो गया, राजकुमार जेसन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। बड़ी बहन हन्ना, बड़ी बहन अमांडा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों स्वस्थ हों। मैं ठीक हूँ, राजकुमारी हन्ना ने उत्तर दिया। इस साल मूल्यांकन परीक्षा काफी प्रतिस्पर्धी थी। क्या तुमने अच्छे अंक प्राप्त किए, चचेरे भाई? राजकुमार जेसन ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया और अपने चचेरे भाई को एक रहस्यमयी मुस्कान दी। मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छे अंक हासिल कर लिए हैं। हे, राजकुमारी अमांडा खिलखिलाकर हंस पड़ी जब उन्होंने अपने चचेरे भाई की ओर देखा, जो आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा था। ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि तुमने बड़े भाई मैक्सिमिलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये अफवाह कितनी सच है? राजकुमार मैक्सिमिलियन राजकुमारी अमांडा के सगे भाई थे। दोनों का आपस में बहुत अच्छा रिश्ता था और वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। अपने बड़े भाई की स्थिति को खतरा महसूस करते ही राजकुमारी अमांडा के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। राजकुमार जेसन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने चचेरे भाइयों को देखकर मुस्कुरा दिया। वह उनके सामने अपनी बड़ाई न करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह ये देखना चाहता था कि जब स्मारक के शीर्ष पर उसका नाम अंकित होगा तो उनके चेहरे पर कैसा भाव होगा। आज तुम बहुत आत्मसंतुष्ट लग रहे हो, चचेरे भाई। एक गहरी और आत्मविश्वास से भरी आवाज राजकुमार जेसन के कानों तक पहुंची और उसने आवाज आने की दिशा में देखने से पहले अपनी मुट्ठी भींच ली। 4 आकर्षक किशोर लड़के बड़े ही सलीके से चल रहे थे, जिसे देखकर चौक में मौजूद महिलाओं के चेहरे खुशी से लाल हो गए। वे क्रेटोर साम्राज्य के 4 युवा राजकुमार थे और वे सभी रैंकिंग के परिणाम देखने के लिए एकत्रित हुए थे। क्या मैं अभी घमंडी दिख रहा हूँ? राजकुमार जेसन ने क्रेटोर साम्राज्य के प्रथम राजकुमार से पूछा, जिसे वह अपना प्रतिद्वंद्वी मानता था। बिल्कुल, प्रिंस मैक्सिमिलियन ने जवाब दिया। 7वीं कक्षा के आवासों के पार से ही मुझे तुम्हारी नाक दिखाई दे रही थी। लगता है कि चारों ओर उड़ रही अफवाहों में सच्चाई है। राजकुमारी अमांडा का दिल अपने बड़े भाई की बातें सुनकर बैठ गया। हालांकि सबूत सामने आने तक वह अफवाहों पर विश्वास नहीं करती, फिर भी राजकुमार जेसन के आत्मविश्वास से भरे हाव भाव देखकर वह बेचैन हो गई। क्रेटोर साम्राज्य के राजकुमार को आत्मविश्वासी होना चाहिए, राजकुमार जेसन ने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो हम उस पद के योग्य नहीं हैं जो हमें सौंपा गया है ना, चचेरे भाई? सच है, राजकुमार मैक्सिमिलियन ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखते हुए उत्तर दिया। दोनों राजकुमारों के बीच अब कोई बातचीत नहीं हुई।
शोरगुल मचा रही भीड़ के शांत होने के बाद वातावरण में एक सूक्ष्म तनाव छा गया। किसी कारणवश उनके लिए बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि शाही परिवार की उपस्थिति उन पर पहाड़ की तरह भारी दबाव डाल रही थी। कुछ मिनट बाद अकादमी की घंटी बजने लगी। यही वह चिंगारी थी जिसने सभी को एक साथ स्मारक की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया। विशाल काला स्मारक अचानक जीवंत हो उठा क्योंकि महीनों पहले वहां लिखे गए नाम गायब हो गए और उनकी जगह नए नाम आ गए। सबसे पहले प्रथम वर्ष के छात्रों की रैंकिंग प्रकाशित हुई। इसके तुरंत बाद द्वितीय वर्ष के छात्रों की रैंकिंग, फिर तृतीय वर्ष के छात्रों की रैंकिंग और इसी तरह आगे की रैंकिंग प्रकाशित होती रही। जब राजकुमार जेसन ने 5वें वर्ष के वर्ग की व्यक्तिगत रैंकिंग में प्रथम स्थान पर अपना नाम देखा तो उनके होठों पर मुस्कान आ गई। स्मारक में बदलाव धीरे धीरे हो रहे थे। राजकुमार मैक्सिमिलियन का नाम सुनहरे अक्षरों में बड़े अक्षरों में चमकने वाले स्मारक के शीर्ष तक पहुंचने में अभी भी कुछ सेकंड लगेंगे। राजकुमार जेसन ने अपना नाम स्मारक के शीर्ष पर दिखाई देने का इंतजार करते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। जब उनके बड़े चचेरे भाई का नाम स्मारक के शीर्ष से धीरे धीरे गायब हो गया तो उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मेरा युग आ गया है, प्रिंस जेसन ने मन ही मन सोचा। इस बार आप सभी मुझे अपना आदर्श मानेंगे। चौक में मौजूद हर छात्र ने स्मारक के सबसे ऊपरी हिस्से में हो रहे बदलाव को देखा। सभी छात्र सांस रोककर उस स्थान पर एक नए नाम के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे, जो अकादमी के पिछले रिकॉर्ड तोड़ने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित था। एक ऐसा नाम जिसकी प्रसिद्धि आने वाले वर्षों में मध्य महाद्वीप में दूर दूर तक फैल जाएगी। अध्याय 533 क्षणिक सुख। योजक चिन्ह जेसन हॉल क्रेटर। मेरिट अंक 621 489। योजक चिन्ह। स्मारक के शीर्ष पर राजकुमार जेसन का नाम देखकर भीड़ में जोरदार जयकारे गूंज उठे। अकादमी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हर व्यक्ति उनके दिलों में एक आदर्श के समान था। सिल्वरविंड अकादमी में हर कोई इसी लक्ष्य के लिए प्रयासरत था। वे चाहते थे कि उनका नाम स्मारक के सबसे ऊपरी भाग पर अंकित हो ताकि साम्राज्य के भावी अभिजात वर्ग उन्हें निहार सकें। क्रेटोर साम्राज्य के 5वें राजकुमार ने भीड़ का सामना किया और उन्हें एक शाही अंदाज में प्रणाम किया जो करिश्मा से भरपूर था। स्मारक के शीर्ष पर अपने प्रियतम का नाम देखकर राजकुमारी वेनेसा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने सुंदर राजकुमार की ओर एक नजर डाली और अपने चेहरे के निचले हिस्से को पंखे से जल्दी से ढक लिया ताकि कोई उनके चेहरे की प्यारी मुस्कान न देख सके। राजकुमार मैक्सिमिलियन ने अपने चचेरे भाई के आत्मसंतुष्ट भाव की ओर नहीं देखा क्योंकि उनकी निगाहें स्मारक के शीर्ष पर अंकित नाम पर टिकी हुई थीं। मूर्ख, राजकुमार मैक्सिमिलियन ने मन ही मन उपहास किया। क्रेटोर साम्राज्य के प्रथम राजकुमार होने के नाते उन्हें ऐसी गोपनीय जानकारी प्राप्त थी जो आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थी। इसी कारण वे पहले से ही जानते थे कि उनका रिकॉर्ड टूट चुका है। हालांकि इसे केवल एक व्यक्ति ने ही नहीं तोड़ा था, इसे 2 लोगों ने तोड़ा था। विशाल काले स्मारक पर सब कुछ सही क्रम में प्रदर्शित था। चूंकि राजकुमार जेसन ने सबसे पहले उसका रिकॉर्ड तोड़ा था, इसलिए स्मारक पर उसके चचेरे भाई का नाम भी दिखाई देगा, भले ही क्षण भर के लिए ही सही। राजकुमार मैक्सिमिलियन उस पल का इंतजार कर रहा था जब उसके अहंकारी चचेरे भाई की खुशी चकनाचूर हो जाएगी। छात्रों से सद्भावनापूर्वक मिलने के बाद राजकुमार जेसन ने देखा कि क्रेटोर साम्राज्य का प्रथम राजकुमार अभी भी स्मारक के शीर्ष पर अंकित अपने नाम को घूर रहा था। जैसे ही वह प्रथम राजकुमार की ओर बढ़ा, जो पिछले कुछ वर्षों से हमेशा उससे आगे खड़ा रहा था, उसके सीने में श्रेष्ठता की भावना जागृत हुई। चचेरे भाई, इस बार मेरी किस्मत अच्छी रही, राजकुमार जेसन ने मुस्कुराते हुए कहा। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, प्रिंस मैक्सिमिलियन ने कहा। आपने मेरा रिकॉर्ड तोड़कर अच्छा काम किया। एक राजकुमार का यही रवैया होना चाहिए। चचेरे भाई, चलो बाद में विस्परिंग विंड टैवर्न चलते हैं। ड्रिंक्स मेरी तरफ से हैं। मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ चचेरे भाई। बस ध्यान रखना कि मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़े। लेकिन निश्चित रूप से, राजकुमार जेसन ने मन ही मन प्रथम राजकुमार पर उपहास करते हुए हल्के से हंसा। तुम नाटक करना बखूबी जानते हो, राजकुमार जेसन ने मन ही मन राजकुमार मैक्सिमिलियन का उपहास किया। देखते हैं तुम अपना ये ढोंग कब तक कायम रख पाते हो, मेरे प्यारे चचेरे भाई। राजकुमार जेसन को यह नहीं पता था कि क्रेटोर साम्राज्य का प्रथम राजकुमार पहले से ही मन हंस रहा था। राजकुमार मैक्सिमिलियन ने पहले ही देख लिया था कि स्मारक के शीर्ष से उसके चचेरे भाई का नाम धीरे धीरे मिटने लगा है। चूंकि उस समय स्मारक को देखने वाला केवल वही व्यक्ति था, इसलिए किसी ने भी हो रहे परिवर्तनों को नहीं देखा था। सबसे बड़े राजकुमार ने कुछ और सेकंड प्रतीक्षा की, फिर अपनी दृष्टि राजकुमार जेसन की ओर घुमाई, जिसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव था।
प्रिय चचेरे भाई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी खुशी क्षणिक है, राजकुमार मैक्सिमिलियन ने स्मारक के शीर्ष की ओर उंगली करते हुए हंसते हुए कहा। आपका नाम अब वहां नहीं लिखा है। राजकुमार जेसन ने स्मारक की ओर देखने से पहले अपने चचेरे भाई पर तिरस्कार भरी नजर डाली। उसने सोचा कि प्रथम राजकुमार उसका ध्यान भटकाने के लिए बेवजह बातें कर रहा है। हालांकि जैसे ही राजकुमार जेसन की नजर स्मारक के ऊपर लिखे नाम पर पड़ी, उसका शरीर अकड़ गया और उसके चेहरे से तिरस्कार भरी मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। योजक चिन्ह विलियम वॉन आइनसिवर्थ। योग्यता अंक 6913 367। योजक चिन्ह का क्या? राजकुमार जेसन के एक चमचे ने हैरानी से कहा। 6 मिलियन से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स। राजकुमार जेसन के चमचे ही नहीं बल्कि चौक में मौजूद हर कोई चौंक गया था। उन्हें लगा कि वे सिर्फ भ्रम में हैं, लेकिन बार बार आंखें मलने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे जो देख रहे थे वह सच था। असंभव, इतनी उच्च उपलब्धि कैसे संभव हो सकती है? प्रिंस जेसन के फॉलोअर्स की संख्या मात्र 6 लाख से कुछ अधिक थी। यह नया रिकॉर्ड लगभग 7 मिलियन का है। ये कैसे संभव हो सकता है? रुको, मैं ये नाम जानता हूं। क्या ये राजकुमारी सिडोनी के मंगेतर का नाम नहीं है? अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो आप सही हैं। ये वही लड़का है जिसे कक्षा F में भेज दिया गया है। ये तो वाकई अप्रत्याशित है। ये सोचना भी असंभव है कि मूल्यांकन परीक्षा के दौरान इतने सारे मेरिट अंक हासिल किए जा सकते हैं। ये पहली बार हुआ है। हर तरफ हंगामा मच गया था और विलियम का नाम इधर उधर लिया जा रहा था। राजकुमार मैक्सिमिलियन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी जब उन्होंने अपने चचेरे भाई के कंधे पर थपथपाया, जिसका चेहरा मानो पीला पड़ गया था। मैं बाद में विस्परिंग विंड टैवन में तुम्हारा इंतजार करूंगा, राजकुमार मैक्सिमिलियन ने कहा। मुझे ज्यादा देर इंतजार मत करवाना, चचेरे भाई। राजकुमार मैक्सिमिलियन विशाल स्मारक से दूर अपने निवास स्थान की ओर लौटते हुए मुस्कुराए। उनके चचेरे भाई के चेहरे के भाव अनमोल थे और उन्होंने उन्हें चुपके से एक क्रिस्टल में कैद कर लिया था क्योंकि राजकुमार जेसन सदमे से तुरंत उबर नहीं पाए थे। मुझे लगता है कि मैं विलियम नाम के इस लड़के से मिलूंगा, राजकुमार मैक्सिमिलियन ने सोचा। उसके जैसा असाधारण व्यक्ति हमारे साम्राज्य के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा सदस्य साबित होगा। मैंने सुना है कि वह राजकुमारी सिडोनी का मंगेतर है। वह लड़की वाकई अच्छे पुरुषों को चुनना जानती है। क्रेटोर साम्राज्य का प्रथम राजकुमार इतने अच्छे मूड में था कि अकादमी में अपने निवास की ओर वापस चलते समय उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वह गुनगुना रहा था। इसी बीच जब हर कोई हंगामा कर रहा था, तभी एक शेपर्ड नाम का व्यक्ति हल्के नीले बालों वाली एक खूबसूरत महिला के साथ बाथरूम से बाहर निकला। मूल्यांकन परीक्षा के नतीजे अब तक आ जाने चाहिए थे, ऐश ने नहाने के तौलिए से अपने बाल सुखाते हुए कहा। क्या आप वाकई वहां नहीं जाना चाहती? वह इस समय बिस्तर पर बैठी थी और उस लड़के को देख रही थी जो अलमारी के अंदर कपड़े ढूंढ रहा था। मैं बाद में देख लूंगा, विलियम ने अपनी प्रेमिका को कपड़े पहनाते हुए कहा। जांच के नतीजे कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी मैं उस विशाल काले स्मारक को देखने के बजाय तुम्हें देखना पसंद करूंगा। उसमें ऐसा क्या खास है? क्या उन नतीजों को खाया जा सकता है? विलियम की तारीफ सुनकर एशे ने प्यार से उसके कान नोच लिए। तभी उस आधे एल्फ ने शरारती मुस्कान के साथ पलटवार करते हुए एशे के कान नोच लिए। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, ऐश ने जवाब दिया और उस शरारती हाथ को पकड़ लिया जिसने कुछ मिनट पहले उसे बार बार चरम सुख तक पहुंचाया था। जरा सोचो, सिडोनी और शिफॉन हमारा इंतजार कर रही हैं। विलियम ने अपने कपड़े पहनने से पहले उसके होठों को चूमा। आज छात्रों की छुट्टी भी थी, इसलिए उन्होंने जश्न मनाने के लिए विस्परिंग विंड टैवन जाने की योजना बनाई। वह आधा एल्फ एक बार वहां गया था जब वह शहर के लोकप्रिय आकर्षणों की तलाश में शहर का भ्रमण कर रहा था। विस्परिंग विंड टैवन क्रेटोर साम्राज्य के कुलीन वर्ग के लिए ही आरक्षित स्थान था। आम आदमी का वहां प्रवेश वर्जित था। तकनीकी रूप से विलियम, इयान और शिफॉन भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे। सौभाग्यवश राजकुमारी सिडोनी अकादमी और सिल्वरविंड शहर में काफी प्रसिद्ध थीं। उनके लिए सराय में प्रवेश करना आसान होगा क्योंकि वे राजकुमारी के दल के रूप में जाने वाले थे। इसके अलावा विलियम, ऐश और राजकुमारी सिडोनी शिफॉन को कुछ ऐसा अनुभव कराना चाहते थे जो उसने पहले कभी नहीं किया था। हाफ एल्फ ने उस छोटी लड़की से पूछा कि क्या उसने पहले कभी किसी शराबखाने में शराब पी है, और उसने दृढ़ता से अपना सिर हिला दिया। जब विलियम ने उससे पूछा कि क्या वह किसी शराब पार्टी में जाना चाहेगी, तो शिफॉन ने मुर्गी की तरह सिर हिलाकर हाँ कह दी। गुलाबी बालों वाली वह लड़की आधी बौनी थी, लेकिन उसे पहले कभी शराब पीने का मौका नहीं मिला था। विलियम को सिस्टम से मिली जानकारी के अनुसार बौनों में शराब सहने की क्षमता अधिक होती है।
जहां तक ऐश की बात है, विलियम पहले से ही जानता था कि कुछ गिलास शराब पीने के बाद उसकी क्या हालत होगी। आधे एल्फ का मन कर रहा था कि वह अपनी जलपरी प्रेमिका को जी भर के पीने दे। इस तरह उसे एक बार फिर उस आक्रामक जलपरी का अनुभव होगा जिसने नशे की हालत में उसके कपड़े फाड़ दिए थे। उनमें से किसी को भी उस हलचल का अंदाजा नहीं था जो विलियम की प्रसिद्धि आसमान छू रही थी और अकादमी के प्लाजा में मची हुई थी। अध्याय 534। चलो प्रियतम, अब हमारी मुलाकात का समय आ गया है। विलियम और इयान साथ साथ चलते हुए राजकुमारी सिडोनी और शिफॉन को लेने के लिए लड़कियों के छात्रावास की ओर गए। आधे एल्फ ने देखा कि उसके सामने से गुजरने वाले सभी छात्र उसे अलग अलग भावों से देख रहे थे। कुछ उसे प्रशंसा, ईर्ष्या और जलन से देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसे उस तरह से नीचा नहीं दिखा रहा था जैसा वे एक सप्ताह पहले देखते थे। आधे एल्फ के चेहरे पर शांति का भाव था, लेकिन मन ही मन उसे मिल रहे ध्यान से वह बहुत खुश था। चूंकि उसने शिफॉन का देखभालकर्ता बनने की घोषणा कर दी थी, इसलिए उसे अपने सहपाठियों को ये दिखाना था कि वह अपने शब्दों पर खरा उतर सकता है। इयान, जिसे शायद छात्रों के इस तरह व्यवहार करने का कारण समझ आ गया था, मन ही मन मुस्कुराया। मुझे लगता है कि आपके प्रदर्शन के प्रभाव ने उन्हें पूरी तरह से चुप करा दिया, इयान ने टेलीपैथी के माध्यम से कहा। हालांकि उसने ये बात खुलकर नहीं कही, लेकिन विलियम की उपलब्धियों पर उसे बहुत गर्व था। कोई भी लड़की खुश होगी अगर उसका प्रेमी एक असाधारण व्यक्ति हो। इयान ये बात मानती नहीं थी, लेकिन विलियम ने जब उन्हें साहस की परीक्षा देने मंदिर जाते समय पहाड़ी ट्रोल्स से बचाया था, तब से ही इयान उसकी प्रशंसक थी। जब तक वे हमें परेशान नहीं करेंगे, मैं उन्हें परेशान करने नहीं आऊंगा, विलियम ने जवाब दिया। मैं क्रेटोर साम्राज्य में तुम्हारे शरीरों पर लगे श्रापों को हटाने आया हूं। बात बस इतनी है कि सम्राट आनाकानी कर रहे हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं। उनकी अनुमति के बिना मुझे आमोन के मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। इयान ने सिर हिलाया। राजकुमारी सिडोनी की मदद के बावजूद सम्राट ने विलियम के उस अनुरोध को अभी तक स्वीकार नहीं किया था कि वह आमन के मंदिर में जाकर उस देवता से मुलाकात करे जिसने उनके शरीर पर श्राप डाला था। हालांकि सम्राट ने विलियम से कहा कि उसे फिलहाल सिल्वरविंड अकादमी में दाखिला लेना चाहिए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहिए। जब सम्राट को लगेगा कि विलियम उनके देवता से मिलने के योग्य है, तो वह अपनी स्वीकृति दे देंगे ताकि विलियम आमोन के मंदिर जा सके। वे दोनों लड़कियों के छात्रावास की ओर अपनी यात्रा जारी रखते रहे। हालांकि जैसे ही वे उसके परिसर में दाखिल हुए, अचानक कहीं से एक दर्जन लड़कियां प्रकट हुईं और विलियम से लिपट गईं। सर विलियम, आप कमाल के हैं। मुझे पता है कि आप राजकुमारी सिडोनी के मंगेतर हैं, लेकिन मैं खुद को आपसे प्यार करने से रोक नहीं पा रही हूँ, एक प्यारी सी लड़की ने चमकती आंखों से कहा। क्या आप मुझे अपनी रखेल बना सकते हैं? रखेल भी चलेगी। सर विलियम, कृपया मुझे ही चुन लीजिए, विलियम की बाईं बांह से लिपटी लड़की ने विनती की। मैं अच्छी खाना बनाना जानती हूँ और मुझे शिष्टाचार का प्रशिक्षण मिला है। क्या आपके पास कोई नौकरानी है? मैं आपकी निजी नौकरानी बन सकती हूँ। और अगर आप चाहें कि मैं रात में आपका बिस्तर भी गर्म कर दूं, तो यह विनम्र सेविका खुशी खुशी पूरी रात आपकी सेवा करेगी। मुझे चुनिए, सर विलियम। मैं बैरन की इकलौती बेटी हूँ। मैं ड्यूक की तीसरी बेटी हूँ। विलियम पर चारों ओर से प्रस्तावों की बौछार हो रही थी और वह अपने पीछे चिपकी लड़कियों से पीछा छुड़ाने में असमर्थ था। यहाँ तक कि इयान, जो 1 मिनट पहले उसके बगल में खड़ा था, भी हर मिनट बढ़ती लड़कियों की भीड़ में धक्के खाकर किनारे हो गया। लड़कियों, मेरी बात सुनो, विलियम ने एक ऐसी मधुर आवाज में कहा जो हॉलीवुड के सभी बेहतरीन अभिनेताओं को शर्मिंदा कर दे। मैं जानता हूं कि मैं आकर्षक और शानदार हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए इस तरह लड़ना नहीं चाहिए। आधे एल्फ ने अपना सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। तभी एक हल्की हवा ने उसके बालों को सहलाया, जिससे उसके आसपास मौजूद महिलाओं के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सुंदर महिलाओं, मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरा दिल आप सभी को समाने के लिए काफी बड़ा नहीं है, विलियम ने खेद से भरे स्वर में कहा। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मुझसे कम आकर्षक और कम प्रभावशाली पुरुष मिल जाएगा। जीवन अप्रत्याशित आश्चर्यों से भरा है, इसलिए हार मत मानिए। मैं तो बस सागर में तैरती असंख्य मछलियों में से एक हूं। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लड़कियों को एक दिन अपना सुखद अंत अवश्य मिले। विलियम की बेशर्म बातों से लड़कियां शर्म से लाल हो गईं। हालांकि उस कमीने हाफ एल्फ ने साफ साफ कह दिया था कि उन्हें उसके जैसा सुंदर और शानदार आदमी कभी नहीं मिलेगा, फिर भी उन्हें लगा कि वह बस उन्हें चिढ़ा रहा है। वे और भी ज्यादा उद्दंड हो गए और कहने लगे, क्या सर विलियम कितने रोमांटिक हैं, या सर विलियम ही वो हैं जिनके जैसा हर पुरुष को बनने की ख्वाहिश रखनी चाहिए।
इयान, जिसे धक्का देकर अलग कर दिया गया था, भीड़ को ऐसे घूर रही थी मानो वह उन पागलों को घूर रही हो जिन्होंने दिन भर की दवा नहीं ली हो। जलपरी का मन कर रहा था कि वह अपना चाबुक निकाले और उन पागल लड़कियों को तब तक मारे जब तक वे होश में ना आ जाएं। फिर उसने उस घमंडी, बदतमीज आधे एल्फ की तरफ देखा और मन ही मन उसे कोसने लगी। हालांकि वह समझती थी कि विलियम लड़कियों को दूर नहीं धकेल सकता क्योंकि इससे उन्हें चोट लग सकती थी, लेकिन दर्जनों खूबसूरत लड़कियों को अपने प्रेमी से चिपके देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। विल, ये क्या है? क्या तुम मुझे धोखा देने की योजना बना रहे हो? एक ठंडी लेकिन मोहक आवाज विलियम और भीड़ के कानों तक पहुंची। सभी ने मुड़कर लड़कियों के छात्रावास के प्रवेश द्वार की ओर देखा, जहां एक बेहद आकर्षक सुंदरी मीठी मुस्कान के साथ खड़ी थी। महामहिम, मैं भला आपको धोखा कैसे दे सकता हूं? विलियम ने ऐसे जवाब दिया जैसे उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो। ये खूबसूरत महिलाएं और मैं तो बस मौसम की खूबसूरती के बारे में बात कर रहे थे। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ, राजकुमारी सिडोनी को विलियम के जवाब देने के तरीके पर लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। उनकी चुटीली आवाज ने उनके दिलों को छू लिया और उन्हें इस बात का अफसोस हुआ कि वे भी विलियम जैसे किसी युवक से नहीं मिली थीं। राजकुमारी सिडोनी के बगल में खड़ी शिफॉन ने भीड़ की ओर देखा और फिर अपना ध्यान उस हाफ एल्फ की ओर मोड़ा जो महिलाओं से घिरा हुआ था। छोटी बच्ची इस समय एक लॉलीपॉप चाट रही थी और साथ ही वह उस लाल बालों वाले किशोर को बिना पलक झपकाए घूर रही थी जिसने उसका देखभाल करता बनने की घोषणा की थी। एक पल के लिए उसकी निर्मल और सुंदर आंखों की गहराई में कुछ चमक उठा। ये क्षण भर ही रहा और अगले ही पल गायब हो गया। हालांकि उसका पैर अनजाने में ही आगे बढ़ गया। इससे पहले कि उसे पता चलता, वह विलियम की ओर चलने लगी थी। शिफॉन को अपनी ओर आते देख बाकी लड़कियां तुरंत पीछे हट गईं। शिफॉन को कूड़ा खाने वाली के रूप में जाना जाता था और कोई भी कुलीन महिला उसके पास नहीं रहना चाहती थी। उन्हें डर था कि अगर वे उसके आसपास की हवा में सांस लेंगी तो उन्हें उस कूड़े की बदबू आएगी जिसे वह नियमित रूप से खाती थी। शिफॉन के दखल के कारण विलियम से चिपकी हुई लड़कियां जल्दबाजी में पीछे हट गईं, जिससे हाफ एल्फ बिल्कुल अकेला रह गया। उस नन्ही लालची बच्ची ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विलियम का बायां हाथ पकड़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा और बस अपने मुंह में रखी लॉलीपॉप को चाटने लगी। शिफॉन को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जैसे ही उसने विलियम का हाथ पकड़ा, उसके मुंह में रखी लॉलीपॉप अचानक पहले से ज्यादा मीठी लगने लगी। राजकुमारी सिडोनी ने भी विलियम की ओर चलते हुए अपना सिर हिलाया। इसके बाद आधे एल्फ ने अपनी बाह मोड़ी ताकि सुंदर राजकुमारी उसे पकड़ सके। क्या हम चलें? विलियम ने पूछा। राजकुमारी सिडोनी ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने विलियम के सिर के पिछले हिस्से को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उन्हें अपने करीब खींच लिया। लड़कियों के छात्रावास के प्रवेश द्वार पर सभी लड़कियों के सामने ही राजकुमारी सिडोनी ने विलियम के होठों को चूमा। राजकुमारी के इस कृत्य से अर्ध एल्फ आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने अपनी प्रेमिका की इच्छा का पालन किया। दोनों ने एक दूसरे को चूमा और बार बार चूमते रहे, जिससे उन्हें देख रही लड़कियां उत्तेजना और उत्सुकता से शर्मा गईं। कुछ देर बाद उनका चुंबन आखिरकार समाप्त हुआ। राजकुमारी सिडोनी विलियम की छाती पर झुक गईं, जबकि विलियम ने अपना दाहिना हाथ उनकी पीठ पर लपेट लिया। चलो डार्लिंग, राजकुमारी सिडोनी ने कहा, हमारे मिलने का समय हो गया है। विलियम ने सिर हिलाया और शिफॉन और राजकुमारी सिडोनी को लड़कियों के छात्रावास के द्वार से बाहर ले गया। इयान एक सेवक की तरह चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रही थी। विलियम के साथ उसका पहले ही मजा चल चुका था, इसलिए राजकुमारी सिडोनी को भी मौका देने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों हाथों में दो सुंदरियों को थामे और पीठ पर एक आकर्षक सेवक के साथ अर्ध एल्फ ने उस टेलीपोर्टेशन गेट में प्रवेश किया जो उन्हें सिल्वरविंड शहर ले जाएगा। उनका गंतव्य था विस्परिंग विंड टैवर्न, एक ऐसी जगह जहां कुलीन छात्र मौज मस्ती करने और अकादमी में घटी हाल की घटनाओं के बारे में गपशप करने के लिए इकट्ठा होते थे। सराय की सबसे ऊपरी मंजिल पर राजकुमार जेसन क्रेटोर शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एकत्रित हुए। उन्हें विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित मेज पर बैठाया गया था, जबकि उनके साथी उनके आसपास की मेजों पर बैठे थे। माहौल बेहद खुशनुमा था क्योंकि छात्र उत्सव के मूड में थे। उनकी मूल्यांकन परीक्षा अभी अभी समाप्त हुई थी और स्कूल की छुट्टियों के दौरान वे सभी मौज मस्ती करना चाहते थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनमें से एक राजकुमार अपने दिल में गुस्से से उबल रहा था। धिक्कार है उस अर्ध एल्फ पर, राजकुमार जेसन ने मन ही मन कोसते हुए कहा। तुम्हें हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आना पड़ता है? तुम्हें तो देहात में ही रहना चाहिए था, तुम तो बिल्कुल साधारण हो। राजकुमार जेसन विलियम से तब से नफरत करता था जब उसने राजकुमारी सिडोनी के गले में विस्टेरिया का हार पहनाया था।
उसने ये भी देखा था कि सुंदर राजकुमारी किस तरह उस अर्धएल्फ को देखती थी और इससे उसका दिल ईर्ष्या और जलन से भर गया था। राजकुमार जेसन को इस बात का पता नहीं था कि क्रेटोर साम्राज्य का प्रथम राजकुमार सूक्ष्म तरीके से उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। राजकुमार मैक्सिमिलियन षड्यंत्रकारी नहीं थे, बल्कि एक चतुर व्यक्ति थे। उन्हें पता था कि कब हमला करना है और कब बचाव करना है। वे बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि वार करके ये सुनिश्चित कर सके कि उनका निशाना उनके द्वारा तैयार किए गए विनाशकारी हमले से उबर न पाए। अध्याय 535। मेरा काम आपके काम से संबंधित नहीं है। तुम दोनों ने वहां खूब हंगामा मचाया, इयान ने कहा जब वे उस गाड़ी में सवार थे जो उन्हें विस्परिंग विंड टैवन ले जाएगी। क्या ये वाकई जरूरी था, राजकुमारी? राजकुमारी सिडोनी, जो इस समय विलियम के कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए थी, ने इयान को देखकर प्यारी सी मुस्कान दी। बिल्कुल जरूरी है, राजकुमारी सिडोनी ने जवाब दिया। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि उन रईसों को पता चले कि विल मेरा प्रेमी है। इस तरह जो लोग उस पर बुरी नजर रखना चाहते हैं वे डरेंगे, है ना विल? हम। विलियम ने अपने प्रेमी की बातों से सहमति जताते हुए गुनगुनाया। फिलहाल वह राजकुमारी और ऐश के साथ व्यस्त था। अपनी प्रेमिकाओं की सूची में एक दर्जन खूबसूरत कुलीन लड़कियों को जोड़ना क्रेटोर साम्राज्य में आने का उसका मकसद नहीं था। हालांकि राजकुमारी सिडोनी ने जो किया वह बहुत साहसी और अप्रत्याशित था, लेकिन ये बहुत प्रभावी भी साबित हुआ। जब अकादमी के अंदर उनके सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शन की खबर फैली तो संभवतः अन्य कुलीन महिलाएं उन्हें नाराज करने के डर से पीछे हट जाएंगी। विलियम का बायां हाथ पकड़े हुए शिफॉन चुपचाप अपने हाथ में पकड़ी लॉलीपॉप को चाट रही थी। वह बातचीत में शामिल नहीं हुई और बस सुनती रही। उसके लिए उस हाफ एल्फ के साथ रहना ही काफी था। चूंकि विलियम ने घोषणा कर दी थी कि वह उसका देखभाल करता होगा, इसलिए छोटी लड़की ने अकादमी में घूमते समय हमेशा उसकी ओर आने वाली उपहास और तिरस्कार भरी निगाहों से बचने के लिए उसके करीब रहने का फैसला किया। कुछ मिनट बाद गाड़ी आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गई। बेहद उत्साही कर्मचारियों ने राजकुमारी सिडोनी का स्वागत किया और व्यक्तिगत रूप से उन्हें और उनके दल को सबसे ऊपरी मंजिल तक ले गए, जहां साम्राज्य के उच्च पदस्थ रईसों के लिए बने आलीशान आवास उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महामहिम, आज का दिन विशेष प्रतीत होता है, कर्मचारियों ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी उपस्थिति के अलावा साम्राज्य के अन्य राजकुमार और राजकुमारियां भी यहां उपस्थित हैं। राजकुमारी सिडोनी ने मुस्कुराते हुए कर्मचारियों से कहा कि आज वाकई एक खास दिन है। हालांकि उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी और रहस्यमयी अंदाज में बात करती रही। कर्मचारी को शाही परिवार से जानकारी मांगने की उचित संभावना नहीं पता थी, इसलिए उसने आगे कोई पूछताछ नहीं की। महामहिम, कृपया अपने प्रवास का आनंद लें, कर्मचारी ने एक आलीशान दरवाजा खोलते हुए कहा। जैसे ही दरवाजा खुला, हंसी और उल्लास की आवाजें उनके कानों तक पहुंची। राजकुमारी सिडोनी के कमरे में कदम रखते ही लोगों ने उनकी उपस्थिति पर ध्यान देना शुरू किया। कर्मचारी राजकुमारी को बालकनी के पास एक खाली मेज पर ले गए, जहां से शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। विलियम ने भी अपना फर्ज निभाया और राजकुमारी के बैठने के लिए कुर्सी खींच दी। उन्होंने शिफॉन के लिए भी ऐसा ही किया, जबकि इयान ने अपने बैठने के लिए कुर्सी खींच दी। फिलहाल इयान एक सेवक की भूमिका निभा रही थी। चूंकि उसे हेलेन साम्राज्य में एस्ट की सेवा करने का काफी अनुभव था, इसलिए उसकी हरकतें बहुत स्वाभाविक थीं। पहले शोर मचा रहे रईस थोड़ी देर के लिए शांत हो गए क्योंकि वे सुंदर राजकुमारी और उसके प्रेमी पर ध्यान देते हुए बातचीत करने लगे, जो इस समय पूरी अकादमी में शीर्ष स्थान पर था। राजकुमारी सिडोनी और विलियम ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और वेटर को अपना ऑर्डर दे दिया। वेटर के जाने के बाद जगह फिर से जीवंत हो उठी, लेकिन सभी लोग उत्सुकता से सुन रहे थे कि राजकुमारी सिडोनी और विलियम सराय के अंदर बातचीत करते हुए कोई दिलचस्प गपशप तो नहीं कर रहे हैं। प्रिंस जेसन ने मेज के नीचे से अपनी मुट्ठी भींच ली और विलियम को घूरने लगे। राजकुमारी वेनेसा, जिनकी निगाहें हमेशा अपने राजकुमार पर टिकी रहती थीं, उनकी निगाहों का पीछा करती रहीं। तभी उन्होंने विलियम और राजकुमारी सिडोनी को आपस में अनौपचारिक बातचीत करते देखा। शाही परिवार के सदस्य होने के नाते उन्हें उस अर्धएल्फ के बारे में पता था जो राजकुमारी सिडोनी के दल के हिस्से के रूप में उनके साम्राज्य में आया था। उन्हें यह भी पता था कि सुंदर राजकुमारी द्वारा पहना जाने वाला हार भी विलियम से ही आया था। हालांकि आधा एल्फ सचमुच सुंदर था, राजकुमारी वेनेसा के दिल में केवल राजकुमार जेसन के लिए ही जगह थी। राजकुमारी को राजकुमारी सिडोनी से थोड़ी ईर्ष्या भी होती थी। वह अनगिनत बार सपने में देखती थी कि उसकी प्यारी चचेरी बहन उसके गले में पट्टा डालकर उसे अपनी पत्नी बना लेगी। दुर्भाग्यवश उसमें इस सपने के बारे में किसी को बताने का साहस नहीं था, इस डर से कि लोग चांद तक पहुंचने का सपना देखने के लिए उस पर हंसेंगे।
चचेरे भाई, क्या आप मुझे उस युवक विलियम के बारे में और बता सकते हैं? राजकुमार मैक्सिमिलियन ने राजकुमार जेसन से पूछा, जो अपने चेहरे पर शांत भाव लिए विलियम को देख रहे थे। वो तो महज एक चरवाहा है जो ग्रामीण इलाकों में बकरियां और भेड़ें चराता था, राजकुमार जेसन ने जवाब दिया। उसमें कुछ भी खास नहीं है। सच में, जिसने 6 मिलियन से अधिक मेरिट पॉइंट्स हासिल किए हैं, उसे आप मामूली समझते हैं। राजकुमार मैक्सिमिलियन हंसे। अगर उसमें कुछ खास नहीं है तो हम दोनों तो जमीन पर पड़े कंकड़ के समान हैं। प्रिय चचेरे भाई, मुझे लगता है कि इस समय आपका निर्णय ईर्ष्या से प्रभावित है। राजकुमार जेसन ने विलियम से अपनी निगाहें हटाकर क्रेटोर साम्राज्य के प्रथम राजकुमार की ओर घुमाई। वह जानता था कि राजकुमार मैक्सिमिलियन उसे केवल उकसा रहा है, इसलिए उसने उसे ये दिखाने का फैसला किया कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह आसानी से कुचल सके। इसका क्या मतलब है, चचेरे भाई? राजकुमार जेसन ने पूछा। राजकुमार मैक्सिमिलियन ने मुस्कुराते हुए अपने चचेरे भाई की आंखों में सीधे देखा। तुम हमारी चचेरी बहन राजकुमारी सिडोनी से प्यार करते हो, क्या तुम इसे नकारने वाले हो? प्रिंस मैक्सिमिलियन के शब्द सुनकर वेनेसा की छाती कस गई। हालांकि यह संभावना पहले भी उसके मन में आई थी, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से नकार दिया था। क्यों? ये राजकुमारी सिडोनी के गले में लगे कॉलर की वजह से हुआ था। क्रेटोर शाही परिवार में एक प्रथा थी कि शाही परिवार के जिस भी सदस्य को गले में पट्टा दिया जाता था, वह उसे देने वाले व्यक्ति का जीवन भर का प्रेमी बन जाता था। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि यह शाही परिवार का अलिखित कानून था और साम्राज्य की स्थापना के बाद से किसी ने भी इस परंपरा को चुनौती नहीं दी थी। इसी वजह से राजकुमारी वेनेसा अपनी ईर्ष्या को काबू में रखने में कामयाब रहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी खूबसूरत चचेरी बहन पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में है। हालांकि राजकुमार मैक्सिमिलियन ने, जिनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, इस विचार को फिर से उनके मन में जगा दिया। मेरा काम तुम्हारा काम नहीं है, राजकुमार जेसन ने जवाब दिया। मेरे मामलों में दखल देने के बजाय तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, प्रिय चचेरे भाई। अरे बाप रे, लगता है मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। खैर, अगर तुम मानना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। राजकुमार मैक्सिमिलियन हंसे। ये तो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है। राजकुमार जेसन ने अपने कप में रखी शराब पीने से पहले नाक से एक हल्की सी आवाज निकाली। फिर उन्होंने अपनी मेज पर तैनात वेटर को इशारा किया कि वह कप फिर से भर दे। मेज के नीचे राजकुमारी वेनेसा का हाथ कांप रहा था। भले ही उनके प्रिय चचेरे भाई ने राजकुमार मैक्सिमिलियन के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके हाव भाव बहुत कुछ कह रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमारी वेनेसा को अपनी छाती में दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उनकी अनोखी क्षमता ने उनके संदेह की पुष्टि कर दी। वह उससे प्यार करता है। राजकुमारी वेनेसा के पास लोगों के झूठ और झूठ को जानने की अनूठी क्षमता थी। उनके माता पिता ने उन्हें ये रहस्य किसी के साथ साझा करने से सख्ती से मना किया था, क्योंकि यह एक ऐसा तुरुप का पत्ता था जिसका वे महत्वपूर्ण क्षणों में उपयोग कर सकते थे। चूंकि लोग जब चाहें झूठ बोल सकते थे, इसलिए उन्हें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो सत्य और असत्य में अंतर कर सके। इस क्षमता ने राजकुमारी वेनेसा के माता पिता को राज्य के लिए कुछ सम्मान अर्जित करने में पहले ही मदद की थी, और सम्राट लियोनिडास इससे बहुत प्रसन्न हुए थे। क्या हुआ, वेनेसा? राजकुमारी अमांडा ने पूछा। तुम्हारा चेहरा बहुत पीला पड़ गया है। क्या कुछ हुआ है? मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली है, बड़ी बहन, राजकुमारी वेनेसा हकलाते हुए बोली। हालांकि राजकुमारी अमांडा और राजकुमारी हन्ना उसकी खून की रिश्तेदार बहनें नहीं थीं, फिर भी वेनेसा हमेशा उन्हें बड़ी बहनें कहती थी, और दोनों राजकुमारियां उसे अपनी ही बेटी की तरह मानती थीं। राजकुमारी वेनेसा के जुड़वा भाई राजकुमार रेनिया ने अपनी बहन को चिंता भरी नजरों से देखा। वेनेसा, क्या तुम अकादमी लौटना चाहती हो? राजकुमार रेनिया ने पूछा। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें वापस ले जा सकता हूँ। माफ कीजिए सब लोग, राजकुमारी वेनेसा ने सिर झुकाते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैं अकादमी वापस जाऊंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजकुमारी अमांडा ने छोटी राजकुमारी के सिर पर थपथपाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम्हारे लिए शराब पीना शायद थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें पीने की इजाजत दे दी क्योंकि आज उत्सव का दिन था। मुझे तुम्हें पहले जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो, वेनेसा। कोई बात नहीं, बड़ी बहन, राजकुमारी वेनेसा हकलाते हुए बोली। शाही परिवार की सदस्य होने के नाते मुझे इसकी आदत देर सवेर डालनी ही पड़ेगी। राजकुमार रेनियर अपनी सीट से उठकर अपनी जुड़वां बहन की ओर चल पड़े। वे उसकी हालत को लेकर काफी चिंतित थे, इसलिए उन्होंने तुरंत सुझाव दिया कि उसे आराम करने का मौका देने के लिए वे अकादमी लौट जाएं।
जुड़वा भाई अपने सेवकों के साथ सराय से चले गए। उनके अचानक चले जाने से आसपास की चहल पहल में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि राजकुमारी वेनेसा और राजकुमार रेनिया हमेशा ही सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। वे राजकुमार मैक्सिमिलियन या राजकुमार जेसन जैसे नहीं थे, जिन्हें युवा पीढ़ी उनकी उपलब्धियों के कारण आदर्श मानती थी। उनके लिए जुड़वा भाई केवल क्रीटोर शाही परिवार का हिस्सा थे और कुछ नहीं। जो तुम्हें नहीं मिल सकता उसे देखने के बजाय क्यों न उस पर ध्यान दो जिसकी निगाहें सिर्फ तुम पर टिकी हैं, राजकुमार मैक्सिमिलियन ने बुदबुदाते हुए कहा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ बेतरतीब बातें कह रहा है, लेकिन राजकुमार जेसन समझ गया था कि प्रथम राजकुमार के शब्द उसी पर लक्षित थे। राजकुमार जेसन ने राजकुमार मैक्सिमिलियन की बातें अनसुनी करने का नाटक किया और मेज से उठ खड़े हुए। फिर वे हाथ में शराब का प्याला लिए विलियम और राजकुमारी सिडोनी की मेज की ओर चल पड़े। स्पष्ट रूप से वह उन दोनों के आपस में बातचीत करने के तरीके से संतुष्ट नहीं था और उसने इसे रोकने का इरादा किया था, यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक भी। अध्याय 536 लॉलीपॉप से भी मीठा। क्रेटोर शाही महल के अंदर। साम्राज्य में लौटने के बाद से आप उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, सम्राट लियोनिडास ने कहा। पहले तो मुझे लगा कि आप बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि आपकी प्रशंसा बिल्कुल सही है। क्रेटोर साम्राज्य के महान महाराज एवेक्सियस ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। महाराज, वह लड़का ऐसा व्यक्ति है जिसे हमें अपने पक्ष में लाना चाहिए। उसकी क्षमता असीमित है। सम्राट लियोनिडास ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी कुर्सी के किनारे पर थपथपाया। वे एवेक्सियस के प्रस्ताव से न तो सहमत थे और न ही असहमत, लेकिन ग्रैंड आर्कमेज जानते थे कि सम्राट उससे सहमत थे। वह क्षेत्र 3 महीने में खुलने वाला है। सम्राट लियोनिडास ने एवेक्सियस को घूरते हुए कहा, टूर्नामेंट के शीर्ष फाइनलिस्ट उस क्षेत्र की खोज में भाग लेंगे। अगर वह फाइनलिस्ट में से एक बनता है तो मैं आपके सुझाव पर विचार करूंगा। एवेक्सियस ने सिर हिलाया। महाराज, मुझे बस एक ही चिंता है। हाँ, ये प्रिंस जेसन है। वह राजकुमारी सिडोनी से प्यार करता है। मुझे डर है कि वह कुछ लापरवाह हरकत कर सकता है और विलियम को उकसा सकता है। सम्राट लियोनिडास कुर्सी पर झुकते हुए गुनगुनाए। तुम जा सकते हो एवेक्सियस। जेसन और उस लड़के विलियम के बीच जो भी हो, उसे उन्हें आपस में ही सुलझाना होगा। महोदय, आपका मतलब है? अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। यह आगामी टूर्नामेंट में दोनों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। साथ ही महामहिम आमन उस लड़के के अपने मंदिर में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एवेक्सियस ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। लड़के से यह पूछना उसका काम नहीं था कि उनके भगवान क्या चाहते हैं। उसे सिर्फ क्रेटोर साम्राज्य की निरंतर समृद्धि की चिंता थी। योजक चिन्ह। हे शैपर्ड, लगता है तुमने मूल्यांकन परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है, प्रिंस जेसन ने विलियम और राजकुमारी सिडोनी की मेज की ओर बढ़ते हुए कहा। आधे एल्फ ने राजकुमार की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और फिर अपनी एक भौं ऊपर उठाई। और आप कौन हैं? विलियम ने पूछा। हाफ एल्फ के अप्रत्याशित जवाब से राजकुमार जेसन के होठों के कोने थोड़े हिल गए। वे इस समय क्रेटोर साम्राज्य में थे और विलियम उसका 5वां राजकुमार था। साथ ही वे दक्षिणी महाद्वीप में कई बार मिल चुके थे और विलियम ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे वह उसे जानता ही नहीं। बेतुका। राजकुमारी सिडोनी ने अपना सिर नीचे झुका लिया क्योंकि वह अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। विलियम को लोगों को चिढ़ाने का तरीका बखूबी आता था। शायद उस आधे एल्फ को पता था कि राजकुमार जेसन उसकी प्रेमिका के पीछे पड़ा है। चूंकि ऐसा था, इसलिए उसे उसके साथ विनम्रता से पेश आने की जरूरत नहीं थी, भले ही वह क्रेटोर साम्राज्य का राजकुमार ही क्यों न हो। क्या आप मजाक कर रहे हैं? राजकुमार जेसन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मुझे कैसे नहीं जानते? तो क्या आप मशहूर हैं? विलियम ने पलटकर पूछा। मैं आपको ठीक से नहीं जानता। क्या आप कृपया अपना परिचय दे सकते हैं? विलियम और राजकुमार जेसन की बातचीत सुनने के कारण चहल पहल से भरा सराय एकदम शांत हो गया। हर कोई एक ही बात सोच रहा था। आप हमारे राजकुमार का नाम कैसे नहीं जान सकते? अचानक कमरे में जोरदार हंसी गूंज उठी। क्रेटोर साम्राज्य के प्रथम राजकुमार प्रिंस मैक्सिमिलियन अपनी मेज से विलियम को देखते हुए दिल खोलकर हंसे। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को प्रिंस जेसन के साथ खिलवाड़ करते देखा था और इससे लाल बालों वाले उस किशोर के प्रति उनकी राय में जबरदस्त सुधार हुआ। विलियम, है ना? हंसी रुकने के बाद राजकुमार मैक्सिमिलियन ने अपना शराब का प्याला उठाया। मैं आपकी अच्छी सेहत के लिए टोस्ट करता हूं। विलियम ने मुस्कुराते हुए अपना शराब का प्याला उठाया। राजकुमार मैक्सिमिलियन को मेरा विनम्र नाम जानना मेरे लिए सम्मान की बात है। महामहिम, आपका जीवन दीर्घ और सुखमय हो। प्रोत्साहित करना।
दोनों किशोरों ने अपने शराब के प्याले उठाए और खुशी खुशी उसे पी लिया। एक मशहूर कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चूंकि यह स्पष्ट था कि दोनों राजकुमार जेसन को अपना दुश्मन मानते थे, इसलिए वे सहयोगी बनकर एक साथ रहेंगे। क्या तुम अब भी नासमझ बनने का नाटक करोगे, शपथ? राजकुमार जेसन ने पूछा। तुम प्रथम राजकुमार का नाम जानते हो और मेरा नाम नहीं जानते। वह इस समय खुद को उस चिड़चिड़े हाफ एल्फ पर शराब का प्याला फेंकने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा था। माफ कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ मशहूर लोगों को ही जानता हूँ, विलियम ने माफी मांगते हुए जवाब दिया। प्रिंस मैक्सिमिलियन क्रेटोर साम्राज्य के प्रथम राजकुमार हैं और उन्होंने पिछली मूल्यांकन परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे। उनके जैसा मशहूर व्यक्ति तो सभी को पता ही होगा। खैर, चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं। आप कौन हैं? प्रथम राजकुमार की एक और जोरदार हंसी गूंजी, जो राजकुमार जेसन के कानों में चुभ गई। अगर सराय के अंदर कई गवाह न होते तो वह विलियम से द्वंद्वयुद्ध कर चुका होता। अंत में क्रेटोर साम्राज्य के 5वें राजकुमार ने अपनी झुंझलाहट को काबू में रखा और आधे एल्फ के खेल में शामिल होने का फैसला किया। सुनो, मैं क्रेटोर साम्राज्य का 5वां राजकुमार हूँ, राजकुमार जेसन ने दबी हुई अवमानना के साथ कहा। जेसन हाल क्रेटोर, शिफॉन, तुम्हें सिर्फ मांस खाने के बजाय ज्यादा सब्जियां खानी चाहिए। विलियम ने शिफॉन की थाली में गाजर के कुछ टुकड़े रखे और शिफॉन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। मैं चाहता हूं कि तुम भविष्य में एक खूबसूरत लड़की बनो, इसलिए तुम्हें संतुलित आहार लेना होगा। समझी? जी हाँ बड़े भाई, शिफॉन ने जवाब दिया। मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे। शाबाश। तुमने अपना नाम क्या बताया था? विलियम ने राजकुमार जेसन की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा, जिसका हाथ पहले से ही अपनी कटार की मूठ पर था। अरे कमीने, खेलना बंद करो, राजकुमार जेसन चिल्लाया और उसके चारों ओर उसकी आभा फट पड़ी। तेज हवा के झोंके ने उसके पास की मेजों को उड़ा दिया, जिनमें रईसों की मेजें भी शामिल थीं, जो इस दृश्य को अचंभित चेहरों से देख रहे थे। 5वां राजकुमार विलियम की ओर झपटने ही वाला था कि उसे बुरी तरह पीटने लगा, लेकिन 2 लोगों ने उसकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे वहीं रोक दिया। चचेरे भाई, खुद को संभालो, राजकुमार मैक्सिमिलियन ने राजकुमार जेसन का दाहिना हाथ मजबूती से पकड़ते हुए चेतावनी दी। याद रखो हम कहाँ हैं। अगर यह खबर फैल गई तो तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। क्रेटोर साम्राज्य के 3रे राजकुमार केविन हाल क्रेटोर ने राजकुमार जेसन को और अधिक हंगामा करने से रोकने के लिए उसकी बाईं बांह पकड़ ली। वह सही कह रहा है चचेरे भाई, राजकुमार केविन ने टिप्पणी की। अगर सम्राट को इसकी भनक लग गई तो आपको अन्य रईसों की जान खतरे में डालने के लिए दंडित किया जा सकता है। राजकुमार केविन ने पहले ही उन तीनों के चारों ओर एक जादुई घेरा बना दिया था ताकि कोई उनकी बातचीत न सुन सके। हालांकि कुछ लोग होंठ पढ़कर बात समझ सकते थे, क्योंकि अधिकांश कुलीन बच्चों को उनके माता पिता द्वारा ये कौशल नहीं सिखाया जाता था। राजकुमार जेसन ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा काबू में किया और संघर्ष करना बंद कर दिया। उसने आधे एल्फ को आखिरी बार घूरकर देखा और अपने चचेरे भाइयों को उसे छोड़ने का आदेश दिया। राजकुमार मैक्सिमिलियन और राजकुमार केविन ने उसकी बाहें छोड़ दी, लेकिन वहीं डटे रहे। हालांकि वे राजकुमार जेसन को मूर्ख बनते देखना चाहते थे, लेकिन अगर 5वें राजकुमार के उत्पात की खबर सम्राट और उनके माता पिता तक पहुंच जाती तो यह उनके लिए बुरा होता। चूंकि वे घटनास्थल पर मौजूद थे, इसलिए शाही परिवार की गरिमा को बनाए रखने के लिए राजकुमार जेसन के लापरवाह कार्यों को रोकना उनका कर्तव्य था। कुछ न करने से सम्राट निश्चित रूप से उनसे निराश हो जाते, और वे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। राजकुमार जेसन अपनी बची खुची समझ खोने से पहले ही सराय से निकलने के लिए मुड़ गया। उसके चमचे जल्दी से उसके पीछे पीछे चले, लेकिन उनमें से किसी ने भी उससे बात करने या उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा तो सिर्फ मूर्ख ही करेंगे, और वे मूर्ख नहीं थे। आप वाकई असाधारण हैं, सर विलियम, राजकुमार मैक्सिमिलियन ने प्रशंसा की। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वह नायक जिसने अपने राज्य को एल्फ आक्रमण से बचाया, सचमुच समय के धनी व्यक्ति। काश मैं भी आपके जैसा बन सकूं। हा, महाराज, आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, विलियम ने सिर खुजाते हुए जवाब दिया। आप चाहें तो और भी तारीफ कर सकते हैं। विलियम का जवाब सुनकर राजकुमार मैक्सिमिलियन और राजकुमार केविन के होठों के कोने फड़क उठे। प्रथम राजकुमार ने सोचा कि लाल बालों वाले किशोर की प्रशंसा करके वह विवाद सुलझा सकते हैं। हालांकि उन्होंने विलियम की निर्भीकता को कम आंका था। कितना बेशर्म इंसान है। कमरे में मौजूद हर किसी के मन में यही विचार था, जिसमें दोनों राजकुमार भी शामिल थे, जिन्हें अब विलियम की बुरी तरह पिटाई करने से राजकुमार जेसन को रोकने के अपने पहले के फैसले पर पछतावा हो रहा था।
राजकुमारी सिडोनी और इयान ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि हंसी रोकने की कोशिश में उनके शरीर कांप रहे थे। दूसरी ओर शिफॉन विलियम द्वारा दी गई गाजर की स्टिक्स खाने में व्यस्त थी। हालांकि उसे विलियम की लॉलीपॉप खाना ज्यादा पसंद था, लेकिन बीच में मिलने वाला कोई भी खाना उसे मंजूर था। बड़ा भाई सच में बहुत अच्छा है, शिफॉन ने उस हाफ एल्फ को देखते हुए सोचा जो अब अपनी प्लेट में मांस के टुकड़े रख रही थी। क्या बड़ा भाई होना ऐसा ही होता है? शिफॉन के बड़े भाई बहन भी थे, लेकिन वे उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। वे हर समय उससे बचते थे और उसके साथ एक ही जगह पर रहना भी नहीं चाहते थे। जब वह इन निराशाजनक विचारों में खोई हुई थी, तभी उसे अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। क्या हुआ? क्या अब तुम्हें भूख नहीं लग रही? विलियम ने शरारती लहजे में पूछा। शिफॉन ने अपना सिर उठाकर उस अर्ध एल्फ की ओर देखा जो उसे कोमल निगाहों से देख रही थी। अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पता नहीं बड़े भाई का स्वाद कैसा होगा, शिफॉन ने सोचा। क्या वह उतना ही मीठा होगा जितना वो मुझे रोज लॉलीपॉप देता है, या उससे भी ज्यादा मीठा होगा? छोटी बच्ची को अपने सवाल का जवाब नहीं पता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे इसका स्वाद चखने का मौका मिलेगा। उस आधे एल्फ के स्वाद का, जो इस समय मुस्कुराते हुए उसके सिर पर थपथपा रहा था। अध्याय 537। क्या पालतू जानवर रखने का अनुभव ऐसा ही होता है? मूल्यांकन परीक्षा के एक सप्ताह बाद अकादमी में हालात सामान्य हो गए। हालांकि परीक्षा का परिणाम आने के बाद तृतीय वर्ष के एक विशेष वर्ग में एक अविश्वसनीय बदलाव आ गया। देखो, ये ट्रिपल एस है। धिक्कार है, ये आदमी फिर आ गया। सिर्फ इसलिए कि वे उच्च वर्ग में आ गए, वे घमंडी हो गए। इन कमीनों की हिम्मत तो देखो। समूह का नेता स्टैनली सिर ऊंचा करके घमंड से चल रहा था। स्टेफन और स्कॉट उसके बगल में चल रहे थे और दोनों लड़के मुस्कुरा रहे थे। क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है? स्टैनली ने इतनी तेज आवाज में पूछा कि छात्र उसे सुन सके। हाँ, मुझे पता है। स्कॉट हंस पड़ा। ये हारे हुए लोगों की प्रतिक्रिया है। उनकी बातें सुनने वाले छात्र आक्रोशित महसूस करते हैं क्योंकि अतीत के हारे हुए लोग अब अपनी अकड़ दिखा रहे हैं। चुप रहो, स्कॉट, कक्षा सी के एक छात्र ने चिल्लाकर कहा। तुम्हें तो बस राजकुमारी के मंगेतर की वजह से ही किस्मत का साथ मिला है। तुम और तुम्हारी पूरी कक्षा बस उसी के सहारे जी रहे हो। छी! स्टैनली ने उस छात्र को तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं है। शुरू से ही यह हमारी रणनीति का हिस्सा था। कैसी रणनीति? बकवास करना बंद करो। बिल्कुल सही, आप बस किस्मत वाले थे। अगर सर विलियम न होते तो आप सभी इस कक्षा के सबसे खराब छात्र होते। हर तरफ से उपहास और ताने गूंज रहे थे। तीसरे वर्ष की कक्षाओं की ओर जाने वाला विशाल गलियारा अब उन छात्रों से खचाखच भरा हुआ था जो इस नई स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। स्टैनली, इन हारे हुए लोगों पर अपना समय बर्बाद न करें। स्कॉट हंसते हुए बोला। इसीलिए तो ये कभी अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे। ये सब बेवकूफ हैं। क्या कहा आपने? क्या तुम लड़ना चाहते हो? आओ, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, चापलूस। भीड़ ने तीनों लड़कों को घेर लिया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, भीड़ के पीछे से एक दोस्ताना आवाज सुनाई दी। सुप्रभात सभी को। ये सब शोर शराबा किस बात का है? विलियम ने अपने रास्ते में खड़ी भीड़ को देखते हुए पूछा। शिफॉन उसके बगल में खड़ी थी और लॉलीपॉप चाट रही थी। सभी ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसके लिए रास्ता बना दिया। मूल्यांकन परीक्षा के बाद विलियम तृतीय वर्ष के छात्रों का चहेता बन गया था। लड़कियां उसे बहुत पसंद करती थीं और लड़के उसके जैसा बनना चाहते थे। हालांकि वह शाही परिवार का हिस्सा नहीं था, न ही कुलीन वर्ग का सदस्य था, फिर भी अकादमी में विलियम का दर्जा क्रेटोर साम्राज्य के राजकुमारों से कम नहीं था। सर विलियम, ये कमीने कह रहे हैं कि क्लास एफ की तरक्की उनकी रणनीति की वजह से हुई है। ये झूठ बोल रहे हैं, है ना? सर विलियम, मैं सचमुच आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, लेकिन ये कमीने आपकी सारी मेहनत का श्रेय खुद ले रहे हैं। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, वे तो ऐसे व्यवहार करते हैं मानो कक्षा एफ को शीर्ष पर लाने के लिए वे ही जिम्मेदार हो। विलियम की ओर कई और शिकायतें आईं। कुछ मिनट बाद हाफ एल्फ ने सबको रुकने का इशारा करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। वे सच कह रहे हैं, विलियम ने कहा। अगर स्टेनली न होता तो क्लास एफ आज इस स्थिति में न होती। ये सब उन्हीं की बदौलत है कि सब कुछ इस तरह से हुआ। सभी का ध्यान उस आकर्षक लड़के पर केंद्रित हो गया, जो मानो इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। स्टैनली ने अपने हल्के भूरे बालों को हाथ से झटका दिया और आह भरी। यही बात मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। स्कॉट,
वह गोल मटोल लड़का असहाय होकर अपना सिर हिलाता रहा और चारों ओर से उन्हें घेरने वाली भीड़ के चेहरों को देखता रहा। कभी कभी सच पर विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वह सच ही होता है, स्कॉट ने समझदारी से कहा। भले ही सर विलियम लगभग 7 मिलियन अंक हासिल कर लें, फिर भी पूरी कक्षा को पहले स्थान पर पहुंचने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा। स्टैनली ने सिर हिलाया। इसे ही टीम वर्क कहते हैं। हमने बस ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका निभाई कि सभी कक्षाओं को हमारी पहले से तय योजना के बारे में पता न चले। स्टीफन, जो किनारे पर चुपचाप सुन रहा था, अपने जूतों की तरफ देख रहा था। उसने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि उसके दो करीबी दोस्त जो बकवास कर रहे थे, उसे सुनकर वह अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल सही, यह एक टीम वर्क था। विलियम ने अपने 3 सहपाठियों की ओर बढ़ते हुए सहमति जताई। वह शिफॉन का हाथ पकड़कर चल रहा था क्योंकि वह चाहता था कि हर कोई उस छोटी लड़की के बारे में अपनी राय बदल दे जिसे उन्होंने कचरा खाने वाली का नाम दे दिया था। क्योंकि सबका ध्यान विलियम पर था, इसलिए उन्होंने उसके बगल में बैठी छोटी बच्ची पर ध्यान ही नहीं दिया। होश में आने के बाद ही उन्होंने गुलाबी बालों वाली उस बच्ची को पहचाना जिसका उन्होंने पीठ पीछे मजाक उड़ाया था। सर विलियम, आप उस कूड़ा खाने वाली के साथ क्यों हैं? कक्षा डी के एक लड़के ने पूछा। पता नहीं उसने नाश्ते में क्या खाया होगा। शायद वो कूड़े के ढेर पर जाकर रसोई घर से फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना खा गई हो। उस जैसी लड़की आपके साथ रहने लायक नहीं है, सर विलियम, एक सुंदर लड़की ने कहा। उसके आसपास रहने से केवल आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। कचरा खाने वाले, सर विलियम से दूर हटो। छात्रों ने अपना ध्यान गुलाबी बालों वाली लड़की पर केंद्रित कर लिया, जिसका शरीर उनकी तीखी निगाहों से कांप रहा था। विलियम ने अपनी शिष्या का मजाक उड़ाने वालों को घूरते हुए उसे सुरक्षात्मक आलिंगन में कसकर गले लगा लिया। आज से सबको पता होना चाहिए कि यह लड़की मेरी देखरेख में रहेगी, विलियम ने घोषणा की। वह अब कूड़े के ढेर पर खाना खाने नहीं जाएगी, न ही अस्तबल में सोएगी। इसलिए कृपया सब लोग उसे कूड़ा खाने वाली कहना बंद करें। छात्रों ने एक दूसरे की ओर देखा और जटिल निगाहों से शिफॉन की ओर मुड़ गए। उसका सिर इस समय विलियम की छाती में धंसा हुआ था और हाफ एल्फ को अपने कपड़ों पर कुछ गीला और गर्म महसूस हो रहा था। विलियम की बाहों में वह नश्वर बच्ची थी जो चुपचाप रो रही थी। उसका दिल दुख से भर गया क्योंकि शिफॉन बहुत प्यारी और भली बच्ची थी। उसके साथ हुए इस अन्याय को, उसके पापों के कारण, विलियम के मन में गहरा दुख था। सब लोग, यहाँ क्या हो रहा है? कक्षा एफ के होम रूम प्रोफेसर इवान ने गलियारे में कचरा फैला रहे छात्रों की भीड़ को अलग किया। कक्षाएं शुरू होने वाली हैं, प्रोफेसर इवान ने घोषणा की। कृपया अपने कमरों में लौट जाएं और अपने प्रोफेसरों का इंतजार करें। छात्रों ने विलियम और उसकी गोद में बैठी छोटी बच्ची को आखिरी बार देखा और फिर अपने कमरों में लौट गए। जल्द ही गलियारे में केवल विलियम, शिफॉन और ट्रिपल एस ही रह गए। चलिए अपने कमरे में चलते हैं, प्रोफेसर इवान ने कहा। श्री एंसिवर्थ, अगर आप थोड़ी देर से आए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कक्षा में जरूर आइएगा। समझे? जी हाँ प्रोफेसर। अच्छा। प्रोफेसर इवान ने बाकी 3 लड़कों को कक्षा में ले गए, जबकि विलियम ने रोती हुई लड़की के सिर पर थपथपाया, जिसने उसे कसकर गले लगा रखा था। कोई बात नहीं, विलियम ने धीरे से कहा। वे जल्द ही अपना मन बदल लेंगे। शिफॉन बहुत प्यारी और मनमोहक है, मुझे यकीन है कि 1-2 महीने बाद लोग आपसे दोस्ती करने के लिए आपके पास आने लगेंगे। मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, शिफॉन ने जवाब दिया। मुझे सिर्फ विल, इयान, सिडोनी, B1 और B2 की जरूरत है। मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। शिफॉन के सिर पर हाथ फेर रहा विलियम का हाथ छोटी बच्ची का जवाब सुनकर रुक गया। विलियम, इयान और राजकुमारी सिडोनी की बात तो समझ में आ गई, लेकिन उसे इस बात पर हैरानी हुई कि शिफॉन B1 और B2 को दोस्त मानती थी। शिफॉन को जब यह एहसास हुआ कि उसके सिर पर थपथपाने वाला हाथ रुक गया है, तो उसने अपना हाथ उठाया और उसे पकड़ लिया। फिर उसने विलियम के हाथ का इस्तेमाल करके अपने सिर पर थपथपाने का इशारा किया। शिफॉन के प्यारे से हावभाव को देखकर हाफ एल्फ का दिल लगभग पिघल गया, इसलिए उसने तुरंत छोटी बच्ची के सिर को तब तक सहलाया जब तक कि वह आखिरकार शांत नहीं हो गई। ये तो बुरा है, विलियम ने सोचा। क्या पालतू जानवर पालने का यही अनुभव होता है? इससे पहले उनके पास कभी कोई पालतू जानवर नहीं था, लेकिन शिफॉन के साथ रहना ऐसा था मानो वह एक छोटे से प्यारे पालतू जानवर की देखभाल कर रहे हों जो उनके पीछे पीछे घूमता रहता था। 10 मिनट बाद विलियम और शिफॉन अपनी कक्षा में दाखिल हुए। उनकी वर्दी पर लगे दाग जादुई शक्ति से पहले ही सूख चुके थे। उन्होंने अपने रुमाल से शिफॉन के चेहरे से आंसुओं के दाग पोंछे और पानी की जादुई शक्ति से उन्हें धो डाला।
इयान राजकुमारी सिडोनी की देखभाल करने के लिए कक्षा ए में लौट आया था। उनका जन्मदिन बस 10 दिन दूर था और यह उत्सव सिल्वरविंड अकादमी के भव्य बॉलरूम में आयोजित किया जाना था। मूलतः यह शाही महल में आयोजित होने वाला था। हालांकि विचार विमर्श के बाद सम्राट लियोनिडास ने घोषणा की कि उनकी पोती अपना जन्मदिन अकादमी में मनाएगी। प्रोफेसर इवान सबके सामने खड़े हुए और उन्होंने एक घोषणा की, सभी को नमस्कार, 10 दिन बाद हम अकादमी में राजकुमारी सिडोनी का जन्मदिन मनाएंगे। प्रोफेसर इवान ने समझाया, मैं चाहता हूं कि आप सभी अच्छा व्यवहार करें। मुझे पता है कि हमारी वर्तमान रैंकिंग के कारण आप सभी बहुत खुश हैं, लेकिन याद रखें कि हम हमेशा शीर्ष पर नहीं रहेंगे। बिना दृढ़ विश्वास के अहंकार केवल आपके पतन का कारण बनेगा। याद रखें, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस समय का इंतजार न करें जब आपके अहंकारी शब्द आप पर ही भारी पड़ेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, खासकर आप दोनों के लिए, स्टेनली और स्कॉट। मुझे स्टाफ रूम में कई शिकायतें मिल रही हैं। आप दोनों बेहतर व्यवहार करें, वरना। प्रोफेसर इवान मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में घोर आक्रोश झलक रहा था। स्टेनली और स्कॉट ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। विलियम ने बेबसी से अपना सिर हिलाया क्योंकि प्रोफेसर इवान की बात सच थी। तीसरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद कक्षा एफ के सभी छात्र अचानक अहंकारी हो गए थे। कक्षा एफ के छात्रों को अतीत में कई बार धमकाया जा चुका था। सफलता का स्वाद चखने के बाद उन्हें अचानक लगा कि वे दूसरों से श्रेष्ठ हैं। इससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब उनमें उन लोगों से बदला लेने की क्षमता आ गई है जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था। हालांकि दीर्घकाल में यह अच्छा नहीं होगा। डर से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से घृणा उत्पन्न होती है और घृणा से पीड़ा उत्पन्न होती है। विलियम ने सोचा, जब उसे पृथ्वी पर रहते हुए एक फिल्म में देखा गया वह उदाहरण याद आया। जब हाफ एल्फ अपने विचारों में डूबा हुआ था, तब प्रोफेसर इवान ने अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। राजकुमारी सिडोनी के जन्मदिन के 1.5 महीने बाद सिल्वरविंग टूर्नामेंट शुरू होगा, प्रोफेसर इवान ने घोषणा की। जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे, इस टूर्नामेंट के विजेता की एक इच्छा सम्राट द्वारा पूरी की जाएगी। यह अनिवार्य नहीं है। जो लोग टूर्नामेंट में पंजीकरण कराना चाहते हैं, वे टूर्नामेंट शुरू होने से 1 सप्ताह पहले मुझे अवश्य सूचित करें। प्रोफेसर इवान ने भीड़ पर नजर डाली। उनकी निगाहें कुछ सेकंड के लिए विलियम पर टिकी रहीं, फिर उन्होंने अपनी कक्षा के अन्य छात्रों की ओर देखा। इस समय अकादमी के सभी प्रोफेसरों की निगाहें विलियम पर टिकी हुई थीं। वह फिलहाल टूर्नामेंट में अप्रत्याशित दावेदार था और हर कोई उस किशोर की ताकत देखना चाहता था, जिसे अब सिल्वरविंड अकादमी के सबसे मजबूत छात्रों में से एक माना जाता था। अध्याय 538, इयान और शिफॉन का रहस्य। दिन तेजी से बीतते गए और अकादमी के कर्मचारी राजकुमारी सिडोनी के जन्मदिन की पार्टी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। राजमहल से कई नौकरों को अकादमी में मदद के लिए भेजा गया था और यहां तक कि महल के मुख्य बटलर को भी कार्रवाई में जुटा लिया गया था। सभी लोग, महारानी का जन्मदिन बस 2 दिन दूर है, क्रेटोर शाही महल के मुख्य बटलर माइकलिस ने आदेशात्मक स्वर में कहा। मैं नहीं चाहता कि कोई अप्रिय घटना घटे, इसलिए कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। क्या मेरी बात स्पष्ट है? हाँ, ये पहली बार नहीं था कि शाही परिवार के किसी सदस्य ने सिल्वरविंड अकादमी में अपना जन्मदिन मनाया हो। सभी को पहले से ही आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी थी, इसलिए तैयारियां सुचारू रूप से चल रही थीं। जबकि हर कोई उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था, राजकुमारी सिडोनी इस समय अटलांटिस के तहखाने की 10वीं मंजिल पर स्थित बीच विला के अंदर थी। जैसे जैसे उसका 18वां जन्मदिन नजदीक आता गया, उसके शरीर के भीतर की शक्ति जागृत होने लगी। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि विलियम को हर 2 दिन में उसकी देखभाल करनी पड़ती थी, ताकि वह शक्ति पूरी तरह से बाहर न निकल आए। उसकी आवाज में आनंद की झलक थी, जो कमरे के अंदर गूंज रही थी, क्योंकि विलियम ने अपनी छाती में जड़े रत्न के भीतर उसकी दिव्य शक्ति को आत्मसात कर लिया था। विलियम को यह स्वीकार करना पड़ा कि अगर उसके पास इनक्यूबस जॉब क्लास नहीं होती, तो उसके लिए अपनी प्रेमिका की उस तीव्र इच्छा को शांत करने में मदद करना मुश्किल होता जो उसे भस्म करने की धमकी दे रही थी। डार्लिंग, मैं वादा करती हूँ कि अगले महीने तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगी, मोर्गाना ने विलियम के होठों को प्यार से चूमते हुए कसम खाई। उनके भावुक चुंबन के समाप्त होने के बाद उस खूबसूरत चुड़ैल ने अपने पापी शरीर को अपने प्रेमी के शरीर से सटा लिया और विलियम के कानों में कुछ फुसफुसाया। मैंने बहुत पहले ही कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करूंगी। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। विलियम ने मोर्गाना को जवाब देने से पहले उसकी गर्दन पर चुंबन किया। मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है, विलियम ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर आप चाहें तो 30 राउंड तक लड़ सकते हैं। जीतने वाला हारने वाले को एक काम करने का आदेश देगा। आपका क्या कहना है?
अच्छा लगा। सिडोनी भी सहमत है। क्या तुम हारने के लिए तैयार हो डार्लिंग? बेवकूफ लड़की, देखते हैं कि मेरे तुम्हारे साथ काम निपटाने के बाद तुम शेखी बघार पाओगी या नहीं। दोनों एक बार फिर बिस्तर पर मस्ती करने लगे। उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। इयान फिलहाल शिफॉन की देखभाल कर रहा था। विलियम द्वारा शिफॉन की देखभाल करने की घोषणा के बाद अकादमी के छात्र अब उसे खुलेआम कचरा खाने वाली कहकर नहीं पुकारते थे। खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि विलियम और राजकुमारी सिडोनी के साथ समय बिताने के बाद से वह लड़की अब कूड़े के ढेर पर नहीं जाती थी। उसकी दिनचर्या में आए इस बदलाव के कारण अन्य छात्र लगभग उन चीजों को भूल गए जो उसने अतीत में की थीं। इसके अलावा शिफॉन को न केवल अच्छा भोजन मिलता था, बल्कि उसकी अच्छी देखभाल भी की जाती थी। उसकी वर्दी साफ थी, उसके बाल मुलायम और रेशमी थे और उसकी त्वचा सफेद और दमकती हुई थी। कई हफ्तों के पुनर्वास के बाद गुलाबी बालों वाली वह लड़की जिसका हर कोई मजाक उड़ाता था, एक खिलते हुए फूल की तरह लग रही थी जिसमें चमेली की खुशबू फैली हुई थी। अकादमी के लड़के भी इस प्यारी और मनमोहक लड़की पर ध्यान देने लगे थे, जो मानो एक कैटरपिलर से एक खूबसूरत तितली में बदल गई हो। कुछ उच्च पदस्थ रईस भी यह सोचने लगे थे कि कुछ वर्षों बाद जब वह परिपक्व हो जाएगी तो वह एक आदर्श प्रेमिका साबित होगी। नोट: शिफॉन की जाति और उम्र केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता है, जैसे विलियम, सम्राट लियोनिडास और एवेक्सियस। बाकी सभी लोग उसकी मासूमियत और कदकाठी के कारण उसे 12 साल की लड़की समझते हैं। अगर आप में से कोई भूल गया हो तो बता दूं, शिफॉन विलियम से 1 साल बड़ी है। वह विलियम को बड़ा भाई कहकर बुलाना पसंद करती है क्योंकि वह चाहती थी कि कोई उससे लाड़ प्यार करे, लेकिन उसके सगे भाई निकम्मे थे, इसलिए उसे कभी मौका ही नहीं मिला। इयान और शिफॉन अकादमी में टहल रहे थे, तभी छोटी बच्ची खोई खोई सी लग रही थी। हालांकि उसे इयान के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी वह विलियम का हाथ पकड़ना ज्यादा पसंद करती थी। हालांकि छूने में उसका हाथ थोड़ा खुरदुरा लगता था, लेकिन जब भी वे साथ होते थे उसके मन को सुकून मिलता था। साथ ही उसके पास मौजूद चॉकलेट लॉलीपॉप का स्टॉक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। विलियम गुलाबी लॉलीपॉप को छोड़कर हर तरह की 50 लॉलीपॉप बनाने में कामयाब रहा। चॉकलेट लॉलीपॉप का असर 3 दिन तक रहता है। अगर शिफॉन गलती से एक लॉलीपॉप चबा भी ले तो भी कोई खास दिक्कत नहीं होगी। चॉकलेट लॉलीपॉप चबाने से उसे पूरे दिन भूख नहीं लगी। फिलहाल उसके पास स्टोरेज रिंग में सैकड़ों लॉलीपॉप थी, इसलिए उसे बहुत राहत महसूस हुई। नोट: चूंकि वह लालच की पापी है, इसलिए चॉकलेट लॉलीपॉप का असर कम हो जाता है। 3 दिन के बजाय इसका असर केवल 1 दिन तक रहता है। अब शिफॉन भी आम लोगों की तरह सामान्य भोजन का आनंद ले सकती थी। पहले भूख के कारण उसकी अन्य इंद्रियां सुन्न हो जाती थीं, इसलिए उसके पास भोजन का स्वाद लेने का समय नहीं होता था। कभी कभी वह रात के बीच में रोते हुए जाग जाती थी क्योंकि उसे एक बुरा सपना आता था। एक ऐसा सपना जिसमें उसका वर्तमान जीवन और वह जो खुशी महसूस कर रही थी, वह केवल एक भ्रम थी। अगर वह हर रात राजकुमारी सिडोनी के बगल में न सोती तो गुलाबी बालों वाली लड़की को मानसिक आघात लग सकता था। वह उन अंधकार में और कठिन दिनों में वापस नहीं जाना चाहती थी जब उसे अकेले ही अपना ख्याल रखना पड़ता था। अगर आंखें खोलने पर उसे जो वास्तविकता देखने को मिलती वह एक ऐसा दुर्स्वप्न होता जिसके साथ उसे जीवन भर जीना पड़ता, तो शिफॉन सपने में ही रहना और कभी न जागना पसंद करती। इयान, बिग ब्रदर कब वापस आएगा? शिफॉन ने पूछा जब दोनों प्लाजा में ब्लैक जायंट स्मारक के सामने वाली एक बेंच पर बैठे थे। चिंता मत करो, वह जल्द ही वापस आ जाएगा। इयान ने शिफॉन के सिर पर थपथपाया। क्यों, क्या तुम्हें अभी से उसकी याद आ रही है? शिफॉन ने सिर हिलाया और फिर उस विशाल स्मारक की ओर देखा जहां अकादमी के सबसे उत्कृष्ट छात्रों के नाम अंकित थे। स्मारक के सबसे ऊपर विलियम का नाम चमक रहा था और शिफॉन उसे देखकर मुंह फुला रही थी। हालांकि वह जानती थी कि विलियम राजकुमारी सिडोनी का मंगेतर है, फिर भी वह उस खूबसूरत राजकुमारी से ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पास वह सब कुछ था जो उसके पास नहीं था। कुछ दिन पहले जब दोनों ने लड़कियों के छात्रावास के सामने चुंबन किया तो उसे अपनी छाती में हल्का दर्द महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। विस्पर इन विंड टैवन से निकलने के बाद उसने विलियम से उस दर्द के बारे में बात की जो उसे उस समय महसूस हुआ था। उस समय हाफ एल्फ ने शिफॉन के सिर पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। विलियम ने जब अपनी लाइफ मेज जॉब क्लास को सक्रिय किया और शिफॉन के शरीर पर डायग्नोस्टिक स्कैन का उपयोग करके ये जांच की कि कहीं उसे कोई समस्या तो नहीं है, तो शिफॉन को हल्की झुंझुनी महसूस हुई। जांच के परिणाम से पता चला कि सब कुछ ठीक है और शिफॉन पूरी तरह स्वस्थ है।
गुलाबी बालों वाली लड़की विलियम पर दिल से भरोसा करती थी, इसलिए जब उस हाफ एल्फ ने उससे कहा कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो उसने सोचा कि यह केवल उसकी कल्पना थी। हालांकि जब भी राजकुमारी द्वारा विलियम को चूमने की छवि उसके मन में आती थी, तो हल्का दर्द फिर से लौट आता था और इससे शिफॉन असहज महसूस करने लगती थी। इयान, क्या कभी कभी तुम्हारे सीने में दर्द होता है? शिफॉन ने पूछा। मेरे सीने में कभी कभी दर्द होता है। इयान ने माथे पर शिकन डाली और शिफॉन से उसके दर्द के बारे में और अधिक पूछने का फैसला किया। हालांकि वह चिकित्सा जगत की विशेषज्ञ नहीं थी, फिर भी उसे साधारण बीमारियों से निपटने के बुनियादी तरीके पता थे। तुम्हें किस तरह का दर्द हो रहा है? इयान ने पूछा। क्या ये हल्का दर्द है, तेज दर्द है या चुभने वाला दर्द है? शिफॉन ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और आंखें बंद कर लीं। उसे राजकुमारी सिडोनी द्वारा विलियम को चूमने की याद आए और उसकी छाती में एक हल्का दर्द फैलने लगा। यह एक हल्का दर्द है, शिफॉन ने जवाब दिया। अगर मैं उस छवि को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दर्द से दम घुटकर मर जाऊंगी। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? सिडोनी द्वारा बिग ब्रदर को चूमने की तस्वीर। दर्द, घुटन हो रही है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इयान का शरीर अकड़ गया जब उसने अपने बगल में बैठी छोटी बच्ची को देखा। फिर उसने उसे गले लगाया और मन ही मन उस हाफ एल्फ को कोसने लगी जो हर जगह अपने फेरोमोन्स फैला रहा था। इसके बारे में सोचना बंद करो, इयान ने धीरे से कहा। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें जो दर्द हो रहा है वह सामान्य है। कभी कभी मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। सच में? शिफॉन ने आंखें खोली और हैरानी से इयान की तरफ देखा। क्या तुम्हें भी राजकुमारी सिडोनी को बिग ब्रदर को चूमते देखकर दर्द होता है? नहीं, इयान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हालांकि उस समय मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। हाँ, पहले जब विलियम और वेंडी साथ थे तब इयान को भी ऐसा ही महसूस होता था। जब वह उस प्यार भरे जोड़े को सबके सामने खुलकर स्नेह जताते देखती थी तो उसके सीने में एक अजीब सी टीस उठती थी। क्या यह दर्द वाकई सामान्य है? हाँ, सच तो यह है कि इयान इस बात को लेकर दुविधा में था कि वह छोटी बच्ची को सच बताए या नहीं। शायद ये सिर्फ एक आकर्षण है, इयान ने सोचा। चूंकि विलियम पहला व्यक्ति है जिसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, इसलिए उसके मन में उसके लिए एक खास लगाव और पसंद है। जैसे ही उसका ध्यान दूसरे लोगों की तरफ जाता है, उसे अनजाने में जलन महसूस होने लगती है। इयान ने मन ही मन आह भरी और उस लाल बालों वाली किशोरी को एक बार फिर कोसा। अभी वह विलियम को यह नहीं बता सकती थी कि छोटी बच्ची किस दौर से गुजर रही है। संभव था कि विलियम शिफॉन से दूरी बना ले ताकि छोटी बच्ची उसके लिए भावनाएं विकसित न कर ले। वह जानती थी कि अगर ऐसा हुआ तो शिफॉन लोगों से अपना दिल तोड़ लेगी और पहले जैसी हालत में लौट जाएगी। इयान ऐसा नहीं होने देना चाहती थी क्योंकि उसे वह छोटी बच्ची बहुत दयनीय लगती थी। शिफॉन, इसके बारे में किसी को मत बताना, ठीक है? इयान ने शिफॉन का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। विल को भी नहीं, ये हमारा राज रहेगा। क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो? शिफॉन ने सिर हिलाया। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे विलियम से अपने दर्द को क्यों छुपाना चाहिए, लेकिन उसके भीतर कहीं उसे लग रहा था कि इयान सही कह रहा है। तो फिर अगर मुझे दोबारा वही दर्द महसूस हो तो मुझे क्या करना चाहिए? शिफॉन ने इयान की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। इयान ने उसकी आंखों में स्थिर निगाहें डाली और मुस्कुराया। ये बहुत आसान है। जब भी आपको इस तरह का दर्द महसूस हो तो आपको बस इतना करना है कि। शिफॉन ने इयान के सुझाव सुने और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने इयान की सलाह मानी, उसके सीने का दर्द गायब हो गया और उसकी जगह सुखद और आनंदमय अनुभूति ने ले ली। छोटी बच्ची के होठों का कोना हल्का सा ऊपर उठा। इसे पहचानना बहुत मुश्किल था, इसलिए इयान इसे देख नहीं पाया। इयान, तुम सही कह रहे हो, शिफॉन ने आंखें बंद रखते हुए कहा। मुझे अब कोई दर्द नहीं हो रहा है। मैं गर्म और सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। हम, इयान ने गुनगुनाया। फिर इयान ने उस छोटी बच्ची को और कसकर गले लगा लिया। इयान दिल से चाहता था कि शिफॉन को अपने जीवन में खुशियां मिले, ठीक वैसे ही जैसे उसे अपनी खुशी मिली थी अपने प्रिय के आलिंगन में। अध्याय 539, पुरुषों को चुनने में मेरी पसंद वाकई अद्भुत है। विलियम अपने बाल संवारते हुए शीशे में देखने लगा। शाम के 6 बज रहे थे और अकेडमी के ग्रैंड बॉलरूम में पार्टी पूरे जोश में चल रही थी। आधा एल्फ जल्दी जाने का इरादा नहीं रखता था क्योंकि वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहता था। राजकुमार जेसन के साथ उसकी संक्षिप्त बातचीत रईसों के बीच खूब चर्चा का विषय बन गई थी और कई लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वह जन्मदिन की पार्टी में कैसा व्यवहार करेगा। अगर उसकी मर्जी चलती तो वह उत्सव में शामिल होने की जहमत ही नहीं उठाता।
लेकिन सिडोनी ने उसे जाने के लिए कहा था, इसलिए उसके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। विलियम ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा और मुस्कुराया। महिलाओं, दिल टूटने के लिए तैयार हो जाए, विलियम ने दर्पण के सामने एक सलीकेदार मुद्रा बनाते हुए कहा। महोदय, ये पहले से ही किसी और का है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। विलियम के साथ उसी कमरे में मौजूद इयान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। वह पहले से ही जानती थी कि विलियम कभी कभी बचकाना व्यवहार करता है और वह इसके आगे बेबस थी। चलो चलते हैं, इयान ने सूट में बेहद आकर्षक दिख रहे लाल बालों वाले किशोर के पास पहुंचते हुए कहा। सिडोनी और शिफॉन पहले से ही वहां हैं, उन्हें इंतजार न कराएं। विलियम ने सिर हिलाया। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने आखिरी बार दर्पण में देखा। इयान ने विलियम के सेवक की भूमिका निभाई और उसके पीछे कुछ कदम चली। पार्टी में वे क्या करेंगे, इस बारे में उन्होंने पहले ही कुछ बातों पर सहमति बना ली थी, और उनमें से एक था उस राजकुमार से पैरवी करना जो राजकुमारी सिडोनी को पाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कई शाही अंगरक्षक आसपास के क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। विलियम के बॉलरूम में कदम रखते ही चैम्बरलेन ने उनका नाम घोषित किया, जिससे सभी की निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। विलियम की चाल शाही परिवार के सदस्यों से कम नहीं थी। उन्होंने सन नाइट जॉब क्लास प्राप्त कर ली थी, जिससे उनका आकर्षण और भी बढ़ गया था और उन्हें देखकर महिलाएं खुशी से खिलखिला उठती थीं। राजकुमारी वेनेसा ने गंभीर भाव से अपनी जगह पर बैठे बैठे हाफेल्फ को देखा। उसने ये भी सुन लिया था कि उसके और उसके जुड़वां भाई के जाने के बाद सराय में क्या हुआ था। राजकुमारी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके प्रियतम के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, और इसी वजह से उसे उस सुंदर अर्धेल्फ से नफरत होने लगी जो हर किसी से मिल रहे ध्यान का आनंद लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। भाई, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? राजकुमारी वेनेसा ने टेलीपैथी का उपयोग करते हुए अपने भाई राजकुमार रेनियर से पूछा। राजकुमारी रेनियर ने अपने जुड़वां भाई को जवाब देने से पहले विलियम की ओर देखा। मैं उसके बारे में बहुत कम जानती हूँ। मुझे बस इतना पता है कि वह दक्षिणी महाद्वीप से है। वही था जिसने एल्व्स के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया था, जिन्होंने उसके राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जुड़वां होने के कारण उनमें एक अनोखी क्षमता थी जिसके द्वारा वे एक दूसरे से तब तक संवाद कर सकते थे जब तक वे एक दूसरे से 5 मील की दूरी के भीतर थे। ये काफी हद तक वैसा ही था जैसे एशे अपनी छाती में जड़े रत्न का उपयोग करके विलियम से बात कर सकता था। फर्क सिर्फ इतना था कि एशे विलियम से मीलों दूर होने के बावजूद भी उससे संपर्क कर सकती थी। जब तक वे दोनों एक ही महाद्वीप में थे, दोनों प्रेमी जब चाहें और जहां चाहें एक दूसरे से बात कर सकते थे। राजकुमारी वेनेसा ने सिर हिलाया। वह भी हाफ एल्फ के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वह बड़े भाई जेसन का दुश्मन है। राजकुमारी वेनेसा ने उस दिशा में देखते हुए सोचा जहां क्रेटोर साम्राज्य का 5वां राजकुमार इस समय मौजूद था। प्रिंस जेसन, प्रिंस मैक्सिमिलियन, प्रिंस केविन, प्रिंसेस सिडोनी और उस लड़की के साथ सामने वाली मेज पर बैठे थे, जिसे अकादमी में हर कोई कचरा खाने वाली के नाम से जानता था। गुलाबी बालों वाली लड़की ने गुलाबी रंग की बॉलरूम ड्रेस पहनी थी जो उसकी मासूमियत को और भी बढ़ा रही थी। वह एक प्यारी सी गुड़िया जैसी लग रही थी जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। सौभाग्य से इस गुड़िया को मुस्कुराना नहीं आता था। अगर वह मुस्कुराना जानती तो शायद उसका आकर्षण राजकुमारी सिडोनी जितना ही विनाशकारी होता। जन्मदिन मनाने वाली युवती ने लाल रंग का राजकुमारी गाउन पहना था, जिससे उसकी प्राकृतिक सुंदरता और भी निखर रही थी। उसके लाल भूरे बाल करीने से संवारे हुए थे, मानो वह किसी पड़ोसी राज्य के राजकुमार से विवाह करने वाली दुल्हन के बाल संवारे हुए हों। जैसे ही उसने अपने प्रेमी को अपनी ओर आते देखा, उसकी मनमोहक भूरी आंखों में आनंद की एक झलक दिखाई दी। अपने साझा मन के संसार में मोर्गाना खुशी से चिल्लाई क्योंकि हाफ एल्फ ने वे कपड़े पहने थे जो उसने पार्टी के लिए खुद चुने थे। उसने विलियम के शरीर का माप पहले से ही याद कर रखा था, इसलिए उसके लिए ऐसा सूट चुनना बहुत आसान था जो उस पर पूरी तरह से जचता हो। मुझे पता था, पुरुषों को चुनने में मेरी पसंद वाकई अद्भुत है। पुरुषों के मामले में हमारी यही पसंद है, बड़ी बहन। ठीक है। जब वे दोनों अपने मन ही मन हंस रहे थे, तभी विलियम आखिरकार उनकी मेज पर पहुंचा और विनम्रतापूर्वक झुककर अभिवादन किया। जन्मदिन मुबारक हो, राजकुमारी। विलियम ने राजकुमारी को कोमल निगाहों से देखते हुए कहा। आने वाले कई वर्षों तक आपका जीवन सुखमय रहे। धन्यवाद श्री विलियम, राजकुमारी सिडोनी ने उत्तर दिया। कृपया पार्टी का आनंद लें। जी महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। विलियम ने राजकुमारी सिडोनी के बगल में बैठी प्यारी गुलाबी बालों वाली लड़की पर ध्यान केंद्रित करने से पहले एक बार फिर अपना सिर झुकाया।
तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो, शिफॉन, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच? शिफॉन ने आधे संदेह के साथ पूछा। पार्टी में पहनी जाने वाली पोशाक राजकुमारी सिडोनी ने खुद चुनी थी। पहले तो उन्होंने तैयार होने से इनकार कर दिया और सिर्फ अपनी वर्दी पहनने पर जोर दिया। लेकिन जब राजकुमारी ने बताया कि अगर शिफॉन तैयार होंगी तो विलियम उनकी तारीफ जरूर करेंगे, तो शिफॉन अनिच्छा से ही सही राजकुमारी सिडोनी की बात मान गई। हाँ, तुम बहुत प्यारे हो। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर चलें। विलियम ने शिफॉन की ओर हाथ बढ़ाया और शिफॉन ने भी अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वह ज्यादातर समय विलियम के साथ ही रहती थी और उसका हाथ पकड़ना उसे स्वाभाविक लगा। मैं अभी उसे अपने साथ ले जा रहा हूं, राजकुमारी, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, राजकुमारी सिडोनी ने सिर हिलाया। हालांकि विलियम के जाने से पहले ही राजकुमारी सिडोनी ने पहल करते हुए उनसे कुछ ऐसा मांगा जिससे राजकुमार जेसन के चेहरे पर शिकन आ गई। सर विलियम, क्या मैं आपको अपने पहले नृत्य के लिए आरक्षित कर सकती हूँ? राजकुमारी सिडोनी ने शरारती लहजे में पूछा। राजकुमार जेसन ने राजकुमारी की ओर देखा और फिर विलियम की ओर घूर कर देखा। उसने पहले ही राजकुमारी को नृत्य के लिए आमंत्रित करने की योजना बना ली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी प्रिय चचेरी बहन उसके प्रस्तावों को ठुकरा रही है। बिल्कुल, विलियम ने सिर हिलाया। आखिरकार मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। तुम्हारे साथ पहला और आखिरी डांस करना तो स्वाभाविक ही है। विलियम के शब्दों में एक गहरा अर्थ छिपा था। सुंदर राजकुमारी और उसका मोहक साथी तुरंत समझ गए कि विलियम क्या कहना चाह रहा है, और उसकी इस दिलेरी पर वे शर्म से लाल हो गए। तो मैं इसका इंतजार करूंगी, सर विलियम, राजकुमारी सिडोनी ने जवाब दिया और विलियम को आंख मारते हुए कहा, आज रात तुम्हें नींद नहीं आने वाली है। दोनों के बीच हुई इस हंसी मजाक भरी बातचीत को देखकर प्रिंस मैक्सिमिलियन और प्रिंस केविन ने एक दूसरे को इशारे से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विलियम ऐसा कारनामा कर सकते हैं, खासकर शाही परिवार की मौजूदगी में। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, शेपर्ड, राजकुमार जेसन ने बगल से टिप्पणी की। अपनी औकात जानो। राजकुमार जेसन कुछ भी कहने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी प्रेमिका के चेहरे पर शर्मिंदगी देखी, उसके सीने में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। शाही परिवार की मेज पर जो कुछ हो रहा था, उस पर सबकी पैनी नजर थी। हालांकि रईस लोग एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें और कान राजकुमार जेसन और विलियम की बातचीत पर टिके हुए थे। विलियम ने राजकुमार की ओर देखा, जो उसकी ओर गुस्से से घूर रहा था, और उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। आप कौन हैं? विलियम ने पूछा। माफ कीजिए, लेकिन मैं केवल महत्वपूर्ण लोगों को ही जानता हूं। राजकुमारी सिडोनी, राजकुमार मैक्सिमिलियन और राजकुमार केविन के शरीर एक ही क्षण में अकड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विलियम सिल्वरविंड अकादमी में सबके सामने राजकुमार जेसन को खुलेआम उकसाएगा। तीनों राजकुमार उस हाफ एल्फ को थप्पड़ मारना चाहते थे क्योंकि वह वही दोहराने का इरादा रखता था जो उसने सराय में किया था, जो विलियम और राजकुमार जेसन के बीच झगड़े में बदलने के बहुत करीब था। अरे, ये तो दिलचस्प है। मेरे साम्राज्य में किसी को मेरे एक पोते का नाम नहीं पता। विलियम के पीछे से एक गहरी और दमदार आवाज आई। विलियम ने पीछे मुड़कर सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर अभिवादन किया। शुभ संध्या, महाराज। विलियम ने सम्राट लियोनिडास का अभिवादन किया। सम्राट लियोनिडास ने सहमति में सिर हिलाया और फिर अपना प्रश्न दोहराया। मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच उसका नाम नहीं जानते? सम्राट लियोनिडास ने पूछा। सम्राट से कुछ ही दूरी पर खड़ा एवेक्सियस मन ही मन आह भर रहा था। क्रेटोर साम्राज्य का सम्राट शाही परिवार की प्रतिष्ठा का रक्षक था। जो कोई भी इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का साहस करता, उसे 1 सप्ताह तक यातना देने के लिए जेल भेज दिया जाता और फिर फांसी पर चढ़ा दिया जाता। माफ कीजिए, लेकिन मैं सच में नहीं जानता कि वह कौन है, विलियम ने निडर होकर जवाब दिया। जो मेरी मंगेतर को हवस भरी निगाहों से देख रहा है, उसका नाम जानने की मुझे क्या जरूरत है? विलियम की बातें सुनकर ग्रेट बॉलरूम में मौजूद सभी छात्र, प्रोफेसरों समेत गहरी सांस लेने लगे। हालांकि वे इस बात से हैरान थे कि आधे एल्फ ने उनके सम्राट से पलटकर बात करने की हिम्मत कैसे की, लेकिन विलियम ने उन पर जो बम फेंका था, उससे वे कहीं ज्यादा हैरान थे। उनकी निगाहें क्रेटोर साम्राज्य के 5वें राजकुमार पर टिकीं, जिनके चेहरे पर शांत भाव थे। अगर विलियम की बात सच थी, तो राजकुमार जेसन की प्रतिष्ठा को गहरा धब्बा लग जाएगा और वह क्रेटोर साम्राज्य में लंबे समय से सुनी गई सबसे चटपटी गपशप का विषय बन जाएंगे। अध्याय 540, अपनी भलाई के लिए जरूरत से ज्यादा समझदार। मुझे नहीं पता कि तुम बहुत बहादुर हो या बहुत मूर्ख, सम्राट लियोनिडास ने अपने सामने खड़े युवक का आकलन करते हुए टिप्पणी की।
मुझे लगता है कि तुम मूर्ख ही हो। विलियम ने शैतानी मुस्कान के साथ सम्राट की ओर देखते हुए ठहाका लगाया। यही बात एल्स भी सोचते थे उनके नरसंहार से पहले। वे मुझे एक मूर्ख देहाती समझते थे जिसे केवल ग्रामीण इलाकों में भेड़ें पालना आता था। लेकिन अब वे मुझ पर भारी पड़ गए हैं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे वे आसानी से कुचल सकें। महाराज, आपको उनके चेहरों के हाव भाव देखने चाहिए थे जब उनके अर्धदेवता ने। विलियम ने अपनी बात पूरी नहीं की और उसे अधर में छोड़ दिया। उसके शब्दों में आत्मविश्वास झलक रहा था और एक सूक्ष्म संकेत भी कि अगर उसकी बातें हद से आगे बढ़ीं और उसने क्रेटोर साम्राज्य के अर्धदेव को नाराज किया तो वह उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार कर सकता है। जाहिर है यह महज एक धोखा था। वह एल्स के अर्धदेव सेफेरोन को केवल इसलिए पकड़ पाया क्योंकि ताकाम ने उसे कुछ समय के लिए कैद करने में उसकी मदद की थी। यदि केवल पॉकेट क्यूब का उपयोग किसी अर्धदेव के विरुद्ध किया जाता तो वह तुरंत नष्ट हो जाता और पकड़ने का प्रयास स्वतः ही विफल हो जाता। अगर ताकाम ने सेफेरोन को पकड़ने में हिस्सा नहीं लिया होता तो विलियम के पास सिल्वरमून महाद्वीप के उस अर्धदेव से निपटने का कोई रास्ता नहीं होता। वह शायद लोंट वापस भाग जाता, व्लाद के पैर थाम लेता और उससे उस अर्धदेव से निपटने के लिए कहता जिसने उसे परेशान करने की कोशिश की थी। ये लड़का वाकई में हंगामा खड़ा करना जानता है। एवेक्सियस को राजकुमारी सिडोनी की जन्मदिन पार्टी में सम्राट के साथ जाने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। सम्राट लियोनिडास ने कहा, पिछली बार जब किसी ने मुझे धमकी दी थी तो मरने से पहले उन्हें भयानक पीड़ा सहनी पड़ी थी। क्या संयोग है? विलियम मुस्कुराया। मैं मृतकों का अच्छा मित्र हूं। महाराज, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने मित्रों से मिलूं? विलियम ने चुपके से अमरलोक की ओर जाने वाला द्वार खोल दिया। 8 शक्तिशाली आभाएं नृत्य कक्ष में उतर आईं जिससे सभी की सांसें थम गईं। पार्टी में आने से पहले उसने अमरलोक का दौरा किया और मलाकाई से पूछा कि क्या वह अर्धदेव उसकी चाल में उसकी मदद कर सकता है। युद्ध समाप्त होने के बाद मलाकाई देवताओं के समूह में शामिल हो गया, लेकिन वह अभी अपने ऊपर बंधी बेड़ियों को तोड़ नहीं पाया था। उसे अपनी बेड़ियों से मुक्त होने के लिए 1 या 2 साल तक इंतजार करना पड़ा। मलाकाई विलियम के अनुरोध से सहमत हो गया क्योंकि वह उब रहा था। अमर भूमि में करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए एक मानव सम्राट को डराना समय बिताने का एक अच्छा तरीका था। सम्राट लियोनिडास ने एवेक्सियस से सुना था कि कई शक्तिशाली एंडेड ने एल्व्स के खिलाफ युद्ध में विलियम की मदद की थी। चूंकि उन्होंने इसे स्वयं नहीं देखा था, इसलिए वे यह अनुमान नहीं लगा सके कि ये एंडेड कितने शक्तिशाली थे। क्रेटोर साम्राज्य के सम्राट को उस समय रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई जब उन्होंने ग्रेट बॉलरूम में रिसने वाली 8 आभाओं के बीच कुछ भयावहता का आभास किया। वह अन्य 7 शक्तिशाली आभाओं के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था जो उत्सर्जित हो रही थी। हालांकि ये आभाएं असंख्य राक्षस श्रेणी के शिखर पर थीं, लेकिन क्रेटोर साम्राज्य की रक्षा करने वाले अर्धदेवता के सामने ये कुछ भी नहीं थी। जिस बात ने उसे विचलित कर दिया वह थी 8वीं आभा जिसे उसने महसूस किया था। यह आभा स्पष्ट रूप से एक अर्धदेवता की थी और वह भी अत्यंत शक्तिशाली। यह एक ऐसी शक्ति थी जो साम्राज्य के रक्षकों और उन सभी पर शासन करने वाले अर्धदेवता से भी अधिक शक्तिशाली थी। महाराज, मैं आमन के मंदिर जाना चाहता हूं, विलियम ने कहा। क्या आप मुझे अनुमति देंगे? विलियम सम्राट से आमन से मिलने की अनुमति मिलने का इंतजार करते करते थक चुका था। वह क्रेटोर साम्राज्य में सिल्वरविंड अकादमी में दाखिला लेने या शाही परिवार के साथ दिमागी खेल खेलने नहीं आया था। इसके अलावा उसे रेबेका के साथ होने वाली अपनी तय लड़ाई के लिए मिस्टी संप्रदाय में भी जाना था, जो उसके संप्रदाय की स्थापना वर्षगांठ पर होने वाली थी। चूंकि सम्राट उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे, इसलिए उसके पास सम्राट लियोनिडास को यह दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे शाही परिवार नजरअंदाज करने का समय नहीं रखता है। विलियम ने अमर भूमि से संपर्क तोड़ दिया क्योंकि राजकुमारी सिडोनी, शिफॉन, इयान, सम्राट लियोनिडास और एवेक्सियस को छोड़कर बॉलरूम में मौजूद हर कोई सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। उस अर्धएल्फ ने अपनी दोनों प्रेमिकाओं और उसका हाथ पकड़े हुए छोटी बच्ची को मरे हुए लोगों की आभा के प्रभाव से बचाया था। मलाकाई के स्तर के किसी व्यक्ति के लिए उसकी आभा एजकालोर के ड्रैगन फियर की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी, जो एडमिंटियम रैंक शताब्दी रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति को आसानी से लकवाग्रस्त कर सकती थी। चूंकि आज मेरी मंगेतर का जन्मदिन है, इसलिए मैं महाराज के उत्तर का कल तक इंतजार करूंगा, विलियम ने सम्राट लियोनिडास को संक्षिप्त रूप से सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने शिफॉन को कक्षा F की मेज की ओर ले गया, जो उसे ऐसे देख रही थी मानो वह कोई राक्षस हो। डार्लिंग, कितनी शानदार है। ओह, उसके आत्मविश्वास ने तो मुझे रोमांचित कर दिया। मोर्गाना अपने साझा मानसिक परिदृश्य में विलियम के लिए जयकार करते हुए अपनी प्रशंसक वाली अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी।
दूसरी ओर राजकुमारी सिडोनी के चेहरे पर एक जटिल भाव था क्योंकि वह दूर से अपने प्रेमी को निहार रही थी। विल, तुमने हद पार कर दी, राजकुमारी सिडोनी ने आह भरी। विलियम ने उसे सम्राट लियोनिडास की ओर से अपने अनुरोध के संबंध में कोई जवाब न मिलने पर अपनी निराशा पहले ही बता दी थी। उसने विलियम की मदद भी की थी और एक बार अपने दादाजी से बात भी की थी, लेकिन दादाजी ने उसकी बात को टाल दिया और विषय बदल दिया। सिडोनी, कभी कभी सबसे सीधा तरीका ही सबसे कारगर होता है। डार्लिंग आमतौर पर बेफिक्र रहता है, लेकिन जब बात उसके लिए महत्वपूर्ण चीजों की आती है तो वह पीछे नहीं हटता। मुझे यकीन है कि अगर हम ऐश और एस्ट जैसी परिस्थितियों में होते तो वह हमारे लिए भी ऐसा ही करता। राजकुमारी सिडोनी ने कड़वी मुस्कान दी क्योंकि वह भी यह बात समझती थी। विलियम के इस कृत्य ने ही स्थिति को जटिल बना दिया था और वह भी इसी बात को समझती थी। राजकुमारी सिडोनी ने कहा, दादाजी धमकियों को हल्के में लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हालांकि वे विल को आमोन के मंदिर जाने की अनुमति दे देंगे, लेकिन हमारे प्रेमी का क्रेटोर शाही परिवार के साथ रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। नहीं, सिडोनी, मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रही हो, मोर्गाना ने मुस्कुराते हुए अपने साथी को जवाब दिया। ये हमारी जगह नहीं है। हम दक्षिणी महाद्वीप से आए हैं और एक दिन हम वहीं लौटेंगे। क्रेटोर सम्राट अपने साम्राज्य के साथ जो भी करना चाहता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और इसी तरह हम किससे शादी करना चाहते हैं उससे भी उसका कोई लेना देना नहीं है। राजकुमारी सिडोनी को ये जानकर हैरानी हुई कि उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह पूरी तरह से भूल गई थी कि वह क्रेटोर साम्राज्य की यात्रा केवल इसलिए कर रही थी क्योंकि वह विलियम को उसके मंदिर में आमोन से मिलने में मदद करना चाहती थी। उसका दूसरा साथी सही था, वह क्रेटोर साम्राज्य में रहने लायक नहीं थी। विलियम जहां भी होगा वही उसकी जगह होगी। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद बड़ी बहन। हमें जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है उसकी वजह से मैं लगभग भूल ही गई थी कि यह वह जगह नहीं है जहां मेरा जन्म हुआ था। सिडोनी, तुम अपनी ही भलाई के लिए बहुत ज्यादा समझदार हो। चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें छोटी मोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एवेक्सियस सम्राट लियोनिडास की ओर बढ़ा और उनके बगल में खड़ा हो गया। उसने कई वर्षों तक सम्राट की सेवा की थी और उनके व्यक्तित्व को भलीभांति जानता था। मन ही मन वह भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी कर रहा था। महामहिम, आपको बधाई हो, एवेक्सियस ने टेलीपैथी के माध्यम से कहा। आप विलियम के एक तुरुप के पत्ते की जांच करने में सफल रहे। सम्राट लियोनिडास के होठों का कोना थोड़ा सा ऊपर उठा। जैसा कि एवेक्सियस ने कहा था, वह विलियम को परखने की कोशिश कर रहा था। वह जानना चाहता था कि अगर आधा एल्फ उससे सीधे भिड़ जाए तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्रेटोर साम्राज्य का सम्राट ये जानना चाहता था कि विलियम का आत्मविश्वास कहां से आ रहा है। आप सही कह रहे हैं एवेक्सियस, सम्राट लियोनिडास ने उत्तर दिया। मैंने उसे कम आंका, इससे मुझे अपनी योजना पर और अधिक भरोसा हो गया है। हम योजना के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। एवेक्सियस ने अपने सम्राट के आदेश को स्वीकार करते हुए संक्षेप में अपना सिर हिलाया। जैसा आप चाहें महाराज। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।